कैप्टनसी में पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतने नहीं वाला है। इमाद वसीम को किसने भेजा? ये किसका डिसीजन था कैप्टन का? इमाद वसीम को आप भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किस पॉइंट पे भेज रहे हैं, कोई समझ ही नहीं है। उसके बाद शादाब खान को कौन खिला रहा है? किसने खिलाया है शादाब खान को? वो फिट नहीं है। इमाद वसीम अगर फिट नहीं है, आप खिला रहे हैं ना। शादाब को परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड में आप भेज रहे हैं। सो ये आपकी पुअर कैप्टनसी है। आपकी पुअर कैप्टनसी की वजह से हम एक बार फिर से मैच हार गए। आपकी पुअर कैप्टनसी की वजह से 25 करोड़ अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा के लिटरली लोग पैसे दे दे के जाके स्टेडियम्स में या जहां पे भी स्क्रीनिंग हो रही है वहां पे हजारों रुपए पैसे दे के जाके देखें। ये मोहब्बत है इस खेल के साथ पाकिस्तानियों की। इस मोहब्बत के साथ इस तरह ना किया करें, खुदा की कसम। आज लिटरली दिल ऐसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, विच आई एम गोइंग टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये दुख फिर भी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ मेरी हालत नहीं है, 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ पाकिस्तानी, जो इंसान भी और हर दूसरा शख्स जरूर क्रिकेट देखता है। और वो भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो जरूर देखता है। और ये मैचेस हम क्यों हार रहे हैं, ये परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिस्टम क्रिकेट में भी खराब हो गया है। और क्रिकेट के सिस्टम की खराबी की वजह से हम हार रहे हैं। हमारी टीम्स हारना जीतना इज अनदर डिबेट। ये हमेशा लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ गेम। इट्स नॉट जस्ट अ गेम। हम लोगों ने इसको इट्स जस्ट अ गेम के इस लाइन के साथ जोड़ दिया है और उसके बाद बर्बादी होती चली जा रही है। इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक था कल हमारा। हमारी बॉलिंग लाइन वाज रियली 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 गुड। मतलब इंडिया जैसी टीम को आप 120 के नीचे खिला रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉलर्स ने अपना रोल अदा किया था। फिर जब बैटिंग लाइन आपकी, जब अपनी बारी आई है परफॉर्म करने की, आप सिंगल्स लगाए जा रहे हैं। 120 गेंदों पे आपने 120 रन बनाने, ये कौन सा बहुत बड़ा मार्का था? सिंगल्स लगा रहे हैं जहां पे आपको हिट करने की जरूरत है, जहां पे हिट करने की जरूरत है वहां पे आप सिंगल्स लगा रहे हो। जहां सिंगल्स लगाने की जरूरत है वहां आप हिट लगा के गलत शॉट्स खेल के आप आउट होते जा रहे हैं। रिजवान की परफॉर्मेंस, उसकी अगर मतलब कल की सिचुएशन को देखा जाए तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि बैटिंग लाइन बिल्कुल फारिग थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, बगैर स्ट्रेटेजी के खेले जा रहे थे। और जो क्रिकेट के बाद जो ये मैच देखने के बाद जो शायकीन क्रिकेट है बेचारे, उनके दिल तो इस वक्त ऐसे हैं जैसे मेरा दिल है अभी, जिस तरह मैं अभी शोर डाल रही हूँ, चीख पीट रही हूँ। यही सूरत हाल इस वक्त 25 करोड़ अवाम की है। और T20 वर्ल्ड कप के इस 19वें मैच में पाकिस्तान को शिकस्त से एक बार फिर से दो चार होना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। 120 रन का ये हदफ है। इसके ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 7 विकेटों के नुकसान पे 113 रन बना पाई है। लाइक लिटरली मतलब 120 ऑन 120 इतना मुश्किल नहीं था। एक क्रिकेट है जो मेरी तरह इंतहाई दुखी हैं, व्हाट शी हैज टू से सुनते हैं जी। तो ये इनकी दुख भरी दास्तान आपने सुनी है, मेरी दुख भरी दास्तान भी सुनिए। शोएब जट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी दुख भरी दास्तान ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग शोएब, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुख भरी दास्तान क्यों होगी? मैं ज़हनी तौर पे तो पहले से तैयार था, आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। मैं तो आपको पहले से बता रहा हूँ कि इस टीम में इतना दमखम नहीं है। दुख जो है वो टीम के हारने पे नहीं है। दुख मुझे ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो रिस्पेक्ट थी वो कहाँ पे नीचे आती जा रही है। ये एक मखसूस टोला है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान से जमीन पे लाके पटक दिया। अब तो जमीन के अंदर दफनाने पे तुले हुए हैं ये लोग। तो टीम के हारने में मुझे दुख नहीं है क्योंकि ये इतने ही जोगे थे। लिटरली मैंने भी शोएब अभी यही कहा आपने इब्तदाइये में कि हारने का दुख नहीं होता है, सिस्टम की खराबी का दुख है हमें एक्चुअली। ये जो 25 करोड़ अवाम आज हम मिल बैठ के रो रहे हैं, वो इसलिए नहीं रो रहे कि हम मैच हार गए। नो बिग डील, मैचेस हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, वो गेम का हिस्सा है। हमारे यहाँ गेम नहीं खेली जा रही है, यहाँ पे कुछ और किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये खेल नहीं था, ये तमाशा था। और तमाशा सबके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ था और खुल के बता रहा था कि कैसा कैसा तमाशा चल रहा है। उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ये स्टेटमेंट आना कि जी छोटी सर्जरी नहीं और बड़ी सर्जरी, तो क्या क्या मामला हैं। आगे एक ड्रामा आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि एक ड्रामा होने वाला है जिसका नाम होगा इंक्वायरी ड्रामा। तो देखें आप, वो ड्रामा भी हो जाएगा। सिस्टम जो है ना उसको सही करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जब आपने सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए, जब आपने मनमानी दोस्तियां यारियों के टोले के आगे घुटने टेक दिए और आपने उनको कहा जो आप चाहते हो वो करो, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने जो चाहा वो कर लिया। देखें आप
जी। अपने दोस्तों को लेकर गए, अपने यारों को लेकर गए और टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया। टीम को बर्बाद कर दिया है, अवाम के दिलों के साथ जो खेला, इट्स नॉट जस्ट अ गेम गाइस। एक बार फिर से कह रही हूँ, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। ये जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं इट्स जस्ट अ गेम, नहीं भाई इट्स जस्ट अ गेम तो कभी जीत भी जाओ ये गेम। हसनैन भी शोएब हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, हम लोगों ने तो अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। होप सो कि आपके पास भी दुख भरी दास्तानी होगी कोई, प्लीज आप भी शेयर करें। कौन खिला रहा है इमाद वसीम को, कौन खिला रहा है शादाब को? जब वो फिट ही नहीं है तो आप क्यों उनको ग्राउंड में उतार रहे हैं? निम्रा, गुड मॉर्निंग। आराम है आपको? ठीक है आप? नहीं बिल्कुल आराम नहीं है, उसने शदीद तकलीफ में हो। हम तो आपको पहले से बता रहे थे ये बाबर आजम दोस्ती यारी गैंग, और ये गैंग पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है। बाबर आजम ने अपने वजीर को अकोमोडेट करना है, बाबर आजम ने अपने राइट हैंड को अकोमोडेट कर रहा है। कल जब 120 रन हो गए, शोएब जट साहब के हमारे प्रोग्राम से मिस हो गए। पहले तो शोएब जट साहब को गुड मॉर्निंग, लेकिन उसके साथ ही जब हसन रजा साहब थे तो वो तो उसी वक्त प्रोग्राम में हमें बातें सुनाना स्टार्ट हो गए कि जी देखिए हमारी टीम है, हमने इसको सपोर्ट करना है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि कल तो हम बड़े पॉजिटिव रहे, शोएब भाई भी वहां पे मौजूद थे। कल हमने कहा कि हमारा एक बड़ा मैच है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि चंद जो शख्सियात हैं वो क्रिकेट से बहुत बड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया ग्रुप है उसमें तो कभी पिक्चर्स आती थी, कभी वीडियोस आती थी, कभी पॉडकास्ट आते थे, लेकिन कल की शिकस्त के बाद बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। और कभी कभार हमें बताया जाता था चेयरमैन ने होटल तब्दील करवा दिया, चेयरमैन ने बाबर आजम को ये मशवरा दे दिया, चेयरमैन ने ये लेक्चर दे दिया। अरे भाई, चेयरमैन अगर लेक्चर्स के लिए ही थे, चेयरमैन ने अगर जाके टीम को लेक्चर देने थे तो उससे बेहतर था कासिम अली शाह को मोटिवेशनल स्पीकर रख लेते साथ। वैसे भी एक बहुत बड़ी फौज इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। सो अभी ये चेयरमैन की जानिब से, शोएब साहब को मैं बताता चलूं कि उनकी जानिब से ये एक बयान आया है कि इस टीम के लिए अब बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, एक छोटी मोटी सर्जरी से काम नहीं चलेगा। तो भाई हमारी सुन लेते, 3-4-5 महीनों से आपको ये सुना रहे हैं, और इसके बाद 3-4 साल से शोएब जट साहब, और तकरीबन 2-2.5 साल से मैं आपको सुना रहा हूं कि आपके जो कप्तान है, जिनको आपने लीडर बनाया है, वो फैन बेसिस पे बनाया। और मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है, उनमें से बेशतर लोग इसी बाबर आजम की वजह से हमें गालियां देते थे ना कि ये बाबर आजम के खिलाफ है। बाबर आजम हमारा ब्रांड है, रिजवान हमारा ब्रांड है, शादाब खान हमारा ब्रांड है, पता नहीं कौन कौन हमारा ब्रांड है। तो भाई किधर गया ब्रांड? आप ब्रांड के पीछे खड़े हो जाओ ना। आपको उस ब्रांड की असलियत पता चलना स्टार्ट हो चुकी है। पिछले 4 साल से वो ब्रांड आपको जगह जगह पे जलीलो ख्वार कर रहा है। बिल्कुल हसनैन, और एक और राग अलापा गया था कि इनकी स्पेशल ट्रेनिंग की गई है। शोएब, कहाँ गई वो स्पेशल ट्रेनिंग? हमें तो ग्राउंड में वो जो नॉर्मल ट्रेनिंग थी पहले की, भाई उसी के साथ आ जाते हैं। नया पाकिस्तान नहीं चाहिए था, नई क्रिकेट टीम नहीं चाहिए थी, वो पुरानी वाली भी नहीं रही है, तो वो पहले से भी बुरे हालात हो गए। कहाँ गई स्पेशल ट्रेनिंग? निम्रा, उस ट्रेनिंग की बात ना करें, उस पर बात करने से पर चलते हैं, वापिस हम क्रिकेट पे आ जाते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक कप्तान को हम क्या रोए, उधर मैनेजर साहब को देखें, सीनियर मैनेजर के नाम पे जो टीम के साथ हैं, उनकी आप जो है वो चीजें देख लें। ये दुनिया के और कौन सी जगह पे, मैं किसी की फैमिली पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आज एक जो है वो किसी ने फोन किया और उसने मुझसे सवाल पूछा कि दुनिया में और कितनी टीमों के खिलाड़ी हैं जहां पे उनके भाई, उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब वो भी आगे उन्हीं टीम होटल्स में ठहरते हैं, और उनके साथ साथ सारे जो है वो तमाम जगहों पे हर जगह नजर आ रहे होते हैं। तो मैं तो क्लूलेस था कि मैं उसको क्या जवाब दूं कि वाकई दुनिया में तो ये सब नहीं होता। ये फेस्टिविटी इन्होंने समझ लिया, इसको फेस्टिवल समझ लिया है कि आयरलैंड गए तो वहां पे भी साथ साथ, यूके में वहां पे भी साथ साथ, यूएसए में भी साथ साथ, पता नहीं क्या मामला चल रहा है। ये दोस्ती यारी से आगे चढ़ के इसको जो है ना वो फैमिली पिकनिक बना लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट का ये कभी भी इस स्टेज पे नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज इस टाइम तबाही से दो चार है। सिलेक्शन कमेटी के नाम पे जो बेवकूफ आप लोगों को बना रहे हैं, खुदा का वास्ता है उसको खत्म कर दे। ये सिलेक्शन कमेटी से भी फौरन इस्तीफा तलब करना चाहिए। उसके बाद ये जो टीम मैनेजमेंट आप इतने हजारों डॉलर देकर लेकर आए हैं, इस क्रिकेट के लिए लेकर आए हैं, खुदा का वास्ता उनको भी घर भेज दें। उसके बाद अगर इस क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है भाई। अगर जिस्म में कोई नासूर हो जाता है तो उस नासूर को सिया नहीं जाता, उसको काट के बाहर फेंका जाता है।
तो जो नासूर बन चुके हैं उनको आप इससे अलग करें। अगर नासूरों को साथ रख के आप बैंडेज करते रहेंगे तो कभी भी आपको जो है अपाका नहीं होगा। आपके आपको आपके ये आपके समझने शोएब, की आपके इस जरूरत है। आर्ग्यूमेंट से मुझे सिकंदर बख्श साहब का तज्जिया याद आ गया। उन्होंने आज रात को ही बल्कि ये कहा है कि ये इनको कितने चांसेस देने, आपने ये जो 4-5 खिलाड़ी हैं जो कि बिल्कुल नासूर बन चुके हैं टीम के लिए, उनको निकाल के बाहर फेंके, क्यों नहीं निकालते? मुझे भी ये समझ नहीं आता। एज अ व्यूअर मैं एनालाइज भी नहीं करी सिचुएशन को, एक नॉर्मल व्यूअर के तौर पे ये कह रही हूँ कि क्लियरली नजर आता है कि यार इन लोगों को टीम के अंदर होने की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं फिर क्यों है। अब आपको एक और बात बताऊं कि एक नया तमाशा शुरू किया जा रहा है कि जी अभी से बता रहा हूं, एक कंपेन तैयार की गई और वो आपको चंद घंटों में नजर भी आना शुरू हो जाएगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी सारा मुद्दा उठाएं और इमाद वसीम पे डाल दें कि इमाद वसीम ने ये मैच जो है वो डेलिबरेटली किया है या इंतकामन किया है या उसके किरदार पे उंगलियां उठाना शुरू कर दें। इंक्वायरी भी मैंने अभी बिल्कुल खबर पड़ी, इंक्वायरी की जाए आईसीसी की जानिब से, कुछ ऐसी खबर आई। मैं उन लोग नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन लोगों ने कहा था कि इमाद वसीम को वापस लाना चाहिए, और मैं उन लोगों में शामिल हूं जिसने कहा था कि इमाद का वर्ल्ड कप में इंक्लूजन गलत है क्योंकि अब उसकी वो फॉर्म नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद आप लेकर के कल के मैच में इमाद वसीम खुद बल्ला उठा के नहीं लेकर आया भाई। आपके कप्तान ने कहा, आपका कप्तान उस टाइम क्रीज पे नहीं था कि वहां से खुद ही वो आगे, अब आपका कप्तान आउट होकर डगआउट में जाके बैठ चुका था। आपके कप्तान से पूछा जाए कि आपने इमाद वसीम को क्यों भेजा, आपने इफ्तिखार को नीचे क्यों भेजा, आपको इफ्तिखार ऊपर आना चाहिए, फिर शादाब को आप हमेशा इस नंबर पे भेजते हैं, चौथे नंबर पे इस बार आपने इमाद को भेज दिया। बात यह है कि खराबी को समझने की जरूरत है। पेड कैंपेन्स चलाई जाएंगी, दोबारा उसको कप्तान को, आपके किंग को मजलूम बनाकर पेश किया जाएगा, और जब जब आप ये मंजन खरीदते रहेंगे मजलूमियत का, जब जब आप ये जाली सुपरस्टार का मंजन खरीदते रहेंगे, तब तब पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद होती रहेगी। अगर आपको कोई बड़ी सर्जरी करनी है तो नासूर को उठा के बाहर फेंक रहा होगा, जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं है। हसनैन, इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक था, इंडिया जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को आप 120 के नीचे खिला रहे हैं, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। बैटिंग लाइन हमारी बहुत अच्छी रही, बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है, आपकी टीम को फिर चाहिए कि वो आगे जाके परफॉर्म भी करे। चेस करने की जब बारी आई है उसमें मोहम्मद रिजवान जो है वो रन रोक के बैठे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी। सो व्हाट डू यू थिंक, यही जिम्मेदार शख्सियात हैं जिनकी वजह से कल का इतना जीता हुआ मैच, क्लियरली मैं ये कहूंगी जीता हुआ मैच हम हार गए? देखिए, जो 120 रन पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया भारत को, वो बेसिकली आपके बॉलर्स की ब्रिलियंस थी। नहीं तो जहां पे हारिस रऊफ को शॉट्स लगना स्टार्ट हुए, इमाद वसीम को शॉट्स लगना स्टार्ट हुए, आपके कप्तान का तो उस वक्त दिमाग ही नहीं चलता था कि वहां पे फील्डर लें। आप कल का मैच देख लीजिए कि सरतोड़ कोशिश की गई इमाद की जानिब से भी, इफ्तिखार की जानिब से भी, या जितने भी बैटर्स हैं कि आप छक्का लगा दें, लेकिन उन्होंने हर जगह पे फील्डर लिए हुए थे और अकॉर्डिंग टू फील्ड वो बॉल करते थे। मसला आपका ये है कि आपने पिछले 4 साल से एक शख्स को पाकिस्तान क्रिकेट की स्याह सफेद का मालिक बनाया हुआ है, और हर तरफ से आपने एक काला चश्मा लगा लिया है, और आप ये सुनना ही नहीं चाहते, ये देखना ही नहीं चाहते कि उस शख्स ने पिछले 4 साल में कितना इंप्रूव किया है। बाबर आजम एज ए कैप्टन जहां पे 4 साल पहले खड़े थे, वहां से पीछे तो जरूर गए, वहां से आगे नहीं आए। 4 साल पहले ये होता था कि ये 3-4 जो लोग हैं जो आजकल सरजंग जिनके दरमियान चल रही है, ये थोड़ा सा यूनाइटेड थे तो रिजल्ट आ रहे थे। अब मसला ये है कि अब यूनिटी भी नहीं है, आप टीम के अंदर खलीज भी है, टीम के अंदर ग्रुपिंग भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सारे के सारा कसूरवार है वो मैं समझता हूं कि आपके जो सीनियर प्रोज हैं, बैटर्स हैं, उनके बाद सबसे बड़ा कसूरवार आपका कप्तान है, जिसको मामलात को एग्जीक्यूट करना ही नहीं आता। और जिस तरह इन्होंने बात की, इमाद वसीम को पहले भेज दिया, या फिर फखर जमान की बात कर लें, या फिर इफ्तिखार को लेट भेजने की बात कर लें, ये सारे डिसीजंस, क्योंकि प्लेइंग 11 को खिलाने का काम कप्तान का होता है। और वैसे भी जब गोरा कोच होता है, ये अगर पाकिस्तानी कोच होता तो हम कहते हैं उसने नीचे उतार दिया, गोरा कोच होता है तो वो सारी चीजें ज्यादातर आपके कप्तान से पूछ के करता है। सो ये तमाम तर चीजें हमें देखनी होंगी, और मेरा ख्याल है कि इनफ इज इनफ। अब जो मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया था, ये एडवांस में दावे कर देते कि हम चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे, उसको भी मेरा ख्याल है उनको रिव्यू करना पड़ेगा। और ये जो नासूर की बात कर रहे हैं शोएब जट साहब, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एक नासूर है, उसको अपने टीम से बाहर निकालना है, टीम से बाहर इन द सेंस कि उसकी कप्तानी को हमने ठीक करना है ना। तो आपने एक टीम की कप्तानी को ठीक करना है, तो एक शख्स को अगर कप्तानी नहीं आती तो आप क्यों अगले 2 साल उस शख्स के साथ जाया करेंगे, या चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट उस शख्स के साथ जाया करेंगे। सो इनफ इज इनफ विद बाबर आजम, इनफ इज इनफ विद दिस टीम। हमें इसमें एक ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। हसनैन,
हाँ, enough is enough with the politics as well. बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए कि अच्छा कल हसनैन, तकरीबन आप और शोएब, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे साथ ही हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ये ऐसा मैच होता है जिसमें जज्बात होते हैं, सिर्फ वो खेल नहीं होता, बहुत सारे जज्बात, एहसासात भी इसमें शामिल होते हैं। सो अवाम के जज्बात जो जाहिर है कल काफी ज्यादा उनको तकलीफ पहुंची है। हमने कोशिश की है कि आज के सेगमेंट में कुछ कॉलर्स भी शामिल करें ताकि जान सकें कि अवाम के इस वक्त क्या जज्बात है। एक कॉलर हमें ज्वाइन करें जी, वजी कराची से। वजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जी ऑब्वियसली हमें पता है, अभी इस वक्त मैंने जैसे अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि फीलिंग सैड विद 25 करोड़ अदर्स, सो आर यू Exactly. फीलिंग द सेम? बिल्कुल, ये जो है ना, इन लोगों ने हम लोगों के दिल तोड़ दिए। ये लोग बोलते हैं आखिर में कि ये गेम है। भाई ये गेम हम लोगों के लिए है। आप लोगों को पे किया जाता है, हमारे टैक्स के पैसों से आपको सैलरी मिलती है, आप लोगों की जॉब है ये। आप लोगों को तो मतलब हम लोगों को ऐसा आप लोगों ने कर दिया है कि क्रिकेट से नफरत हो चुकी है। मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोगों को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट मैच देखने से। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं हमारे चेयरमैन साहब, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाए। ये लोग बेसिकली क्रिकेटर नहीं है, ये एक्टर्स हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में आएंगे, एक्टिंग करना जानते हैं, मैच इनको नहीं आता। इनसे अच्छे गली के लोग खेल लेते हैं। 119 रन इंडिया ने बनाए। हम लोग पूरा दिन तैयारियों के साथ स्क्रीन लगा के बैठते हैं, इतना हम लोग इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आखिर में ये लोग हमारे जज्बात के साथ खेल लेते हैं। मतलब हम लोग तो यकीन करें, हम लोग सोशल मीडिया पे आने से डर रहे हैं कि हमें बाकी कंट्रीज वाले जो हैं किस तरीके से हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं बाहर। बिल्कुल, और वो भी वजी देखें, मतलब वो मैच जो आप जीत चुके हैं, जीता हुआ मैच हारना इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, और पूरी दुनिया ने मजाक तो उड़ाया है। वहाँ पे 92% पाकिस्तान, 8% इंडिया, और हम लोग तो रिलैक्स होके बैठ गए। हमने बोला पाकिस्तान जीत गया, और आखिर में हम लोगों को ये इन लोगों ने तोहफा दिया। ट्रू, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं। शोएब, आपकी तरफ आऊंगी। ये वजी, आपका बहुत शुक्रिया बाय द वे हमें ज्वाइन करने के लिए। एक आम आदमी के ये जज्बात हैं, वो बल्कि पूरी आवाम के यही जज्बात हैं इस वक्त। ये मुझे जो एक मसला नजर आया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कैप्टेंसी, भाई आप किंग हैं कहने को, और आप जब अपनी टीम को ग्राउंड में उतारें तो आपके पास इतनी सी स्ट्रेटेजी नहीं है कि मुझे किस प्लेयर को किस वक्त भेजना है, मुझे क्या करना है, कैसे परफॉर्म करवाना है, कैसे रिजल्ट निकलवाना है। निम्रा, ये वजी जो है बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़े ही हम्बल अंदाज में अपने दुख का जो है ना वो इजहार कर रहे थे। आप जरा सड़कों पे जाएं माइक लेके, और आप फिर वहां पे जरा सुनिएगा तो आपको सुनने को मिलेगा कि असल एंगर होता क्या है, लोगों का गम और गुस्सा असल में क्या है। ठीक है ना, ये तो बड़े अच्छे कॉलर थे, उन्होंने बड़े महजिब अंदाज में बात कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गुस्से का इजहार करेंगे वो महजिब नहीं है, बट जब नेचुरल होता है। अभी आपने एक हमारी किसी खातून का शॉट चलाया तो मैं सुन रहा था, वो बता रही थी ना कि एंगर होता क्या है। एंगर नहीं होगा तो क्या होगा? दुआएं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं 3-3 घंटे जो है वो टीवी के सामने हिल नहीं रहे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बस ये मैच तो जीत के ही रहेंगे। सारा मैच जो है वो पूरे मैच में ऐसा लग रहा है बस आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, और फिर अचानक देखते जिंदगी दुनिया वीरान कर देते हैं। तो ये सारे मामला जो है ये ऐसे नहीं है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा दें और कहें कि तूफान गुजर जाएगा। नहीं, ये तूफान पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहा है। आप रेत में सर ना घुसाएं, आप इसका सामना करें, इस तूफान की वजह को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंके। अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे, पेड कैंपेन्स के उसमें आते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। अच्छा शोएब, आपको इंटरप्ट करी हूँ माजरत के साथ। हसनैन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से, अरीज। उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त वो कैसा फील कर रही है। अरीज, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू फीलिंग? आपने मैच देखा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम सलाम। पहली तो बात, आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ, माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी, आपका बहुत मजेदार शो है और आप हमें बहुत पसंद है। थैंक यू। क्रिकेट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, हम पाकिस्तानी अवाम, हम अपना टाइम निकाल के बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए। हर दफा हमें उम्मीद होती है कि इस दफा चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार वही होता है कि हम एंड में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो मेरा पाकिस्तानी टीम से ये क्वेश्चन है कि बेसिकली हमें ये बता दें कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आप हैं क्यों, आप जिस काम के लिए हैं आपसे वो हो ही नहीं रहा है, तो आप लोग चाहते क्या है हमसे कि हम आपको फिर भी कैसे प्यार करें? हम तो हर दफा कह देते हैं कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन एक्चुअली में अब हमें ना प्यार हमारा खत्म होना शुरू हो गया।
चलें, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन अरीज, बहुत शुक्रिया। हसनैन, इस पे आपका कमेंट, वो प्यार खत्म होता जा रहा है और मुझे लिटरली अब देखिए नजर आता है अरीज, आवाम से ये प्यार खत्म होता हुआ। अरीज ने ना जो बातें की हैं उससे ये मतलब उसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं ना, उसका मफहूम आपको बयान कर दूं, तो उन्होंने कहा कि हर दफा हमसे धोखा हो जाता है ट्रू और ट्रू हर ट्रू। दफा हम इनके ऊपर उम्मीदें लगाते हैं, 4-4 5-5 घंटे टीवी के सामने बैठते हैं, लेकिन हर दफा धोखा हो जाता है। ये चाहते क्या हैं और उसके बाद ये करना क्या चाहते हैं। तो मसला ये है कि जिस तरह वो पिछले कॉलर ने बात की थी ना कि ये क्रिकेटर कम और एक्टर ज्यादा हैं, तो मेरा बेशक। ख्याल है कि ये इतने ज्यादा कमर्शियल हो चुके हैं कि इनको पाकिस्तान की तो फिक्र ही नहीं है। ये कभी एनओसीज के पीछे लगे होते हैं, कभी ये अपनी ग्रुपिंग के पीछे लगे होते हैं, कभी किसी ने एड्स अपने करवा वजीर लो को इनसे बचाना हसनैन, होता है, एड्स कभी बनवा किसी लो ने इनसे दोस्त को खरबों बचाना रुपए के। होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निब्रा कि इनसे एड्स करवा लें, इनसे डिनर्स में $25 की सेल्फी ले लें, इनसे रात को शीशे पिलवा लें, इनसे जो है वो बड़ी बड़ी बातें करवा लें, इनसे पॉडकास्ट में ये सुन लें आप कि सेमीफाइनल भी खेल चुके, फाइनल भी खेल चुके, अब फाइनल जीतेंगे। तो भाई फाइनल जीतने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आप जो है वहां पे भी जाएंगे और पीएसएल की तरह आप सुपरस्टार बन जाएंगे, आप वहां पे छक्के लगाएंगे, बाकी सारे लोग भी खेलने आए और आपको अब उनके लेवल पे खेलना होगा। और मेरा ख्याल है कि अब हमारी क्रिकेट जो है इन प्लेयर्स के साथ, मेरा ख्याल है वी स्टैंड नोवेयर। और जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर अमेरिका 2 मैच हार जाए, अगर आयरलैंड के साथ ये हो जाए, अगर कनाडा के साथ ये हो जाए, उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा रहा इस टीम के लिए दुआ ना करे। ये टीम डिजर्व ही नहीं करती कि यहां से ये आगे जाए। ये अमेरिका से हार गए, ये इंडिया से हार गए, अब हम अगर मगर पे इस टीम के लिए दुआएं करेंगे यार। इनको वापस घर आने दें, लाहौर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद कनाडा और एयरपोर्ट पे, आयरलैंड रह गए कराची हसनैन, हम उनसे एयरपोर्ट भी पे हारेंगे। इनका इनका इस्तकबाल कीजिए, अच्छे अल्फाज में इनका इस्तकबाल कीजिए, ताकि इनको समझ आए कि इनको अगर हम सुपरस्टार बना सकते हैं तो इनको हम पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है शोएब। अभी मैं आपसे पूछने लगी थी, मेरे जहन में सवाल है कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन कर लेती हूँ कि फखर जमान की परफॉर्मेंस के बारे में कोई बताए, फिर मैंने कहा फिर शादाब खान रह जाएंगे, शादाब खान का नाम आया तो बाबर आजम रह जाएंगे, ऐसे करते करते इफ्तिखार भी रह जाएंगे। सो मतलब ये तो फिर सब के सब ही शामिल है इसमें। मुझे इन सब पे सवाल पूछना चाहिए अलग से। देखिए मसला ये है कि आप लीडर को पकड़ती हैं। अगर कोई फौज देखिए जंग नसीम 2 हारती चौके है, लगा सकता है ना, नसीम जहां 2 चौके लगा निम्रा, सकता है, वहां इन मैं वहीं सबको पे आ क्या रहा है? हूँ कि अगर कोई फौज जंग हारती है तो आप एक एक सिपाही को जाके नहीं पूछते। हाँ। आप उसका जो सिपा सलार होता है आप उसको देखते हैं कि क्या उसका जो सारे फैसले थे वो सही थे, क्या उसने एग्जीक्यूशन सही करवाई थी, क्या उसने जिनको जिम्मेदारियां दी थी वो कैपेबल थे। तो वहां पे अगर पाकिस्तान टीम में ये स्ट्रेटजी अपनाई जाए किसी चीज को इवेलुएट करने के लिए, तो एक बिग नो आपको नजर आ जाएगा, अ बिग क्रॉस यू कैन सी देयर। तो यहाँ से सीधा से मसला है कि जब किसी नाअहल इंसान को आप अहल समझते हुए उसको उसकी इख्तियारात से ज्यादा इख्तियारात दे दें, तो फिर यही होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पहली मर्तबा नहीं हारी। पाकिस्तान ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। पाकिस्तान टीम तो 9 आमोज अमेरिका से हार गई। पाकिस्तान टीम तो पिछले वर्ल्ड कप में 100 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं बना सकी, वो जिम्बाब्वे जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी शायद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सके, खुदा ना खास्ता अगर वो अगले मरहले में नहीं जाता। इसी तरीके से वो अभी अभी आयरलैंड से हार कर आई है, वो कुछ अर्सा पहले ही जो है वो न्यूजीलैंड की सी-डी टीम से हार कर आई है। तो इस टीम से तवक्को ही कैसे कर रहे थे? देखिए 120 रन बनाने के 19 रन बनाने के बावजूद इंडिया के मुंह पे एक मर्तबा भी उनके किसी खिलाड़ी के मुंह पे आपको टेंशन नजर नहीं आई। उनको पता था कि ये कितने जोगे हैं, ये कितने पानी में हैं, हम इनको आराम से काबू कर लेंगे, और उन्होंने वो कर लिया। बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट वो लेके गए। तो आप देखें 11 से 14 ओवर के दरमियान उन्होंने थोड़ा सा आप पे प्रेशर बिल्ड किया और उसके बाद उनको पता था कि इनको कैसे काबू करना है। जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा काबू किया। अभी तो इनके 2-3 कैचेस ड्रॉप हो गए, अगर वो कैचेस ना ड्रॉप हुए तो शायद ये तो 100 रन भी ना बना पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें आपने जो बात की है ना कि उन्होंने किस तरह कौन से पॉइंट पे जाके प्रेशर बिल्ड किया है, इसको बोलते हैं प्लानिंग, इसको बोलते हैं किसी स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड में उतरना। पाकिस्तान के पास वही नहीं होती है। हमारी कैप्टेंसी देखी जाए तो वो ऐसे बस वो जैसे भी आ रहा है रैंडमली उतर गए ग्राउंड में, बस ठीक है अगर कोई शॉट लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे हसनैन, अगर आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट पे आके सब चीज़ें अपनी नज़र पे रखते हुए आपको, जैसे वो बड़ी सर्जरी की बात हो रही है ना, तो ये सर्जरी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? क्या इकदाम बिल्कुल नेक्स्ट मैच तक भी इवन होने चाहिए? देखिए एक तो जो शोएब भाई ने बात की उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर पाकिस्तान टीम टॉप 8 में नहीं पहुंचती तो पाकिस्तान को क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन आपको एक और खबर देता चलूं आपके तमाम तर नाजरीन को
कि अमेरिका के किसी भी मैच में बारिश हो गई, हम अगर 2 मैच अपने जीत भी गए ना, अमेरिका के किसी भी मैच में बारिश हो गई तो हम सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। इस वक्त पाकिस्तान के जो चांसेस है अगले मरहले में पहुंचने के, वो अवाम तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगा रही है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि 20-25% भी वो नहीं है। और निम्रा, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कहां से स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट विद द कैप्टन। आपके कप्तान ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये तकरीबन अपना 9वां या 10वां इवेंट है जो कि पाकिस्तान को उन्होंने हराया है, इंक्लूडिंग उनकी पीएसएल्स के, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने 21-22 का वर्ल्ड कप, 23 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, तकरीबन पाकिस्तान की जर्सी में वो ये 5वां या 6ठा इवेंट पाकिस्तान को हरा रहे हैं। सो आपने कितना टाइम देना है भाई? इतना टाइम तो मेरे ख्याल है कि कभी वसीम अकरम को और वकार यूनुस को और इमरान खान को नहीं मिला जितना आपने बाबर आजम को दे दिया। तो आपने एक बंदे को जबरदस्ती कब तक कप्तान बनाना है? वो बंदा 4 साल से चीख के बता रहा है कि मैं कप्तानी का मटेरियल नहीं हूं, लेकिन जो भी आता है उसकी जो है वाह को देख के, जो तो 2-4 उसके फैन हैं या जो 2-4 उसकी पीआर कंपनीज हैं, उसको देख के उसको कप्तान बना देते हैं। जो भी आता है उसको कप्तान बना देता है। भाई वो चीख के बता रहा है कि ना मुझे डिसीजन करना आते हैं, ना मुझे बॉलिंग चेंजेस करना आती है, ना मुझे फील्ड प्लेसमेंट करना आती है, ना मुझे बल्लेबाज भेजना आते हैं, ना ही क्रूशियल मैचेस में मुझे खुद खेलना आता है, ना टीम खिलानी आती है। तो भाई सबसे पहले निम्रा, आपने कप्तान से स्टार्ट करना है। कप्तान जब कोई चेंज होगा तो उसके बाद आपने उस कप्तान के ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी है। ये जो लोगों के लिए हमने दरवाजे बंद किए हुए हैं, बहुत सारे पीएसएल के परफॉर्मर हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, इन जो लोग हैं, ये बाबर आजम इन कंपनी, इन्होंने पिछले 5 साल से उनके दरवाजे बंद किए हुए हैं और ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला ऐसी सिचुएशन में जाके सारी चीजें एक्सपोज करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बस मैं क्विकली एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एहतसाब जो भी होना है वो करें, वैसे तो होता नहीं है, सिर्फ नारा ही होता है, लेकिन इस बात का जरूर जवाब लें और कौम के सामने इसको रखें, अपनी फाइलों में ना रखें, इसको जो है ना बंद कमरों में ना पूछें। सिर्फ ये पूछ लें कि जब शादाब खान फिट नहीं था तो वो क्यों खिलाया गया, जब इमाद वसीम फिट नहीं था तो वो क्यों खिलाया गया। सही है, क्या इमाद वसीम को जिस नंबर पे भिजवाया गया उसको आपने कभी भी उस नंबर पे नहीं भिजवाया, तो अब उसको उस नंबर पे क्यों भिजवाया गया? ये खाली सवालात के जवाब जो है वो कौम के सामने रख दें, कौम को खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया। अच्छा, लेकिन शोएब की जानिब से निम्रा मैं ऐड करूंगा, आप एक जो है थोड़ा सा पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूं कि मैं और जट साहब और एबी न्यूज एक वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बताता रहा कि इस टीम में ग्रुपिंग मौजूद है, इस टीम में खलीज मौजूद है, इस टीम में लोगों के जो सर हैं, एक का जो है एक तरफ होता है, एक का दूसरी तरफ होता है। आज चेयरमैन पीसीबी ने जो गैर रस्मी मुलाकात की है तमाम तर साफियों से, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे पता है कि इस टीम में क्या चल रहा है। तो चेयरमैन पीसीबी साहब, जब आपको पहले से पता था, जब हम चीख के बता रहे थे कि इस टीम में क्या चल रहा है, तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्यों अपनी आंखों के सामने स्याह पट्टी बांधी हुई थी? आप उस टाइम एक्शन ले लेते जब हम चीख के बता रहे थे, जब हमें पता था, हम ग्रुपिंग का बता रहे थे, हम बादशाह वजीर का बता रहे थे, हम दोस्ती यारी का बता रहे थे, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इवन एक तो वो मेरे ख्याल खालिद महमूद साहब का कुछ स्टेटमेंट आया था, उसके ऊपर चेयरमैन पीसीबी ने भी, और पीसीबी ने अपना जो है वर्जन दिया था इस टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो खुदा का खौफ करें यार, आपको अगर चीजों का पहले पता था तो मेरा ख्याल है कि आपने अगर बाबर आजम को सब चीजों का पता होने के बावजूद कप्तान बनाया तो ये मुजरिमाना गफलत है। और हसनैन, एक बार फिर से हम अनफॉर्चुनेटली अगर मगर की सिचुएशन में आ गए, क्या ये है ये अगर मगर सिचुएशन, मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ये 2 पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो उसको विन भी करने होंगे, और जो यूएसए के दोनों मैचेस हैं यूएसए को लूज करना होगा, राइट? देखिए निम्रा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरा ख्याल है कि जिस तरह का अमेरिका का वेदर है, आपको अगर मगर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का अगर एक मैच भी वॉश आउट हो गया, बारिश की नजर हो गया, तो अमेरिका थ्रू कर जाएगा इंडिया के साथ, और पाकिस्तानी के लिए कोई चांसेस नहीं होंगे। चीजें ऐसी रही तो अमेरिका को अपने 2 मैचेस हारने होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि अमेरिका शायद किसी और टीम को भी अपसेट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुका है, और उसके पाकिस्तान को भी शिकस्त दे चुका, आई थिंक इसके बाद कनाडा को भी शिकस्त दे चुका। 2 मैचेस वो जीत चुका है, एक मैच उसका आयरलैंड के साथ है, आयरलैंड ऑलरेडी हारा है एक मैच कनाडा से, सो वो जीत सकता है। सो अमेरिका अगर दोनों मैच हारे और पाकिस्तान दोनों मैच जीते और बारिश वगैरह ना हो और पाकिस्तान को अच्छे रन रेट से जीते, पाकिस्तान आगे पहुंचेगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, ये कैलकुलेशन लगाना छोड़ दें, ये वापस पाकिस्तान आना डिजर्व करते हैं, वेस्ट इंडीज जाना डिजर्व नहीं करते। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हसनैन, आपका भी बहुत शुक्रिया, दुखी दिल के साथ जी।
ये गुफ्तगू हमने की है और आई होप सो कि ये प्रोडक्टिव इन द सेंस कि हमारे जो अब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो जाके कोई सबक सीखे और फिर अमल करना शुरू कर दे इन तमाम तर चीज़ों पे जो हमारे मसाइल हैं इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ गेम एनी मोर। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। 12 जून को बजट पेश होने जा रहा है और ये जो बजट है वो आईएमएफ की शराइत के मुताबिक ही होगा। अब आईएमएफ की जानिब से अगर बात की जाए तो दो अहम शराइतें, एक ये कि टैक्स रिफॉर्म्स की जाए और दूसरा ये कि एनर्जी सेक्टर जो है उसमें भी रिफॉर्म्स लाई जाए। और जो अगले साल के लिए टैक्स का टारगेट रखा गया है वो 12,900 अरब रुपए होगा, यानी कि जो इस साल है, ये जो रवा साल है उससे ये इसकी टैक्स कलेक्शन मतलब 40% तक ज्यादा होगी। अब ये अचीव करना कोई जोक नहीं है, ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। ये अचीव कैसे करेगी हमारी हुकूमत ये देखा जाएगा, यानी कि 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पड़ सकते हैं गवर्नमेंट को, या फिर टैक्स एग्जेम्पशन दी जा सकती हैं। मतलब जो भी स्ट्रेटेजी होगी हुकूमत की, बहरहाल हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखना ही होगा कि क्या ये टैक्सेस मुनसिफाना तौर पर लग सकेंगे, क्या जो टैक्स नेट है उसको ब्रॉडन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, या फिर जो पुराना टैक्स पेयर है तनख्वाहदार तबका बेचारा उसी पे मजीद बोझ डाला जाएगा। क्योंकि जो नई रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ रही हैं, फॉर एग्जांपल MKR फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स जो है वो अदा करता है। अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो सिर्फ 0.3% वहां से वसूल होता है। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वहां से 0.2%। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी बहुत कम यहाँ पे मतलब टैक्स नेट का वो हिस्सा है। तो ये तमाम तर मामलात है। शायद अजमल हमारे रिपोर्टर इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये मुनसिफाना तरीके से टैक्स की अदायगियां या वसूलियां हो सकती हैं इस बार ये जो हमारा भी बजट आने लगा है उसमें। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद सबसे पहले तो मीटिंग के बारे में बताइएगा। आज जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करने जा रहे हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है, उसमें तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं, क्या डिस्कस होने जा रहा है, क्या हिकमत अमली हमारे सामने आएगी? जी बिल्कुल, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर जो है वो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है और इसको चेयर करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद, और इसके अलावा इसके मेंबरान में चारों जो सूबाई वज़रा आला हैं वो इसके मेंबरान हैं, और इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर मनसूबाबंदी और दीगर अहम वज़रा जो हैं वो इसके मेंबरान हैं। आज 11:15 बजे इसकी मीटिंग जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होने जा रही है। इसके अंदर जो है वो जो रवा माली साल है 2023-24 इसके जो गुज़श्ता जो अहदाफ थे और जो तरक्याती मनसूबा जात थे उनका जायज़ा लिया जाएगा कि उस पर किस हद तक अमल हुआ है और कौन से जो हैं वो अभी जारी हैं, और जो जारी मनसूबा जात हैं उनके बजट के हवाले से भी मामला जो हैं वो डिस्कस होंगे, और आइंदा माली साल 2024-25 का जो के अंदर जो तरक्याती मनसूबा जात हैं उनका जो है जायज़ा लिया जाएगा और उनकी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो 5 साला मनसूबा जो 2025 से 2024 से 2029 तक का है उसकी का जायज़ा लेने के बाद उसकी मंजूरी दी जाएगी। और इसके अलावा जो CDWP के अंदर जो मनसूबा जात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और जिनकी मंजूरी हुई है उनका जायज़ा लिया जाएगा और कौंसल जो है उनकी मंजूरी देगी। और इसके अलावा एक्निक के अंदर जो मनसूबा जात हैं जिसमें सूबों के अंदर भी जो वफाक की तरफ से जो तरक्याती मनसूबा जात हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। ये 11:15 बजे मीटिंग जो है वो होना है, और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है तमाम इस तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो अहम अहदाफ तय किए गए हैं और गुज़श्ता माली साल के अंदर जो मनसूबा जात रखे गए थे उनका जायज़ा लिया जाएगा। जी अच्छा शाहिद, जो रवा साल हमारा है इससे 40% ज्यादा के टैक्सेस की वसूली करना ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टास्क होने जा रहा है। उसके लिए हुकूमत की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो सूबे हैं उन पे कोई बोझ बढ़ाने की या उनको मजीद खुद मुख्तार करने की, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की खबरें भी सामने आ रही हैं। उस पर अली अमीन गंडापुर का रिएक्शन सामने आया कि हम पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, इनका बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये शॉट हमारे पास मौजूद है, ये सुनते फिर इस पर आपका कॉमेंट चाहिए। ना कैच पकड़ा, ना बैटिंग हमारी जीरो, फील्डिंग हमारी। खुदा की कसम तुम लोग इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहोगे। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम समझते हो कि तुम यहाँ बैठ गए मैंडेट चोरी करके तुम बैठे रहोगे। 2 दिन में तुम्हारी उन्होंने हवल दी है, ये पश्तून निकल आया, तुम्हारा पता भी नहीं चलना। तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। गिरोगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले ये बात सुन लें
कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। जी शायद ये शॉट आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अगर हमारे सूबे पे टैक्स लगाते हैं, इनका बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता, सो हुकूमत क्या करने जा रही है? सूबों पे मजीद बोझ बढ़ाया जाएगा, या मैं उसको बोझ बोलूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूं, क्या बोलूं? क्योंकि 18वीं तरमीम भी हमारे सामने ही है वैसे। जी बिल्कुल देखें रवा माली साल के अंदर जो टैक्स का हदफ तय किया गया था, अगले माली साल में हुकूमत जो है 40% इजाफे के साथ टैक्स कलेक्शन का जो है वो हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ जो है वो सामने ला रही है। और इसमें यह है कि 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। उसमें सबसे पहले तो एक तजवीज़ है पेट्रोलियम मसनूआत पर 6% जो है सेल्स टैक्स लगाने की, और इस तरह हुकूमत जो है यहाँ से 6 अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाकर जो है वो इकट्ठे करने की का सोच रही है। और इसके साथ जो है इसके अलावा जो टैक्स इस्तिस्ना दिए गए हैं, मुख्तलिफ टैक्स छूटें दी गई हैं, उनको ख़त्म करने का जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इससे 550 अरब रुपए हुकूमत जो है वो टैक्स छूट ख़त्म करने के जो है वो इससे अपनी आमदन हासिल करेगी। इसी तरह 100 अरब रुपए जो हैं वो 18% जो सेल टैक्स इस वक्त लागू है उसकी शरह को 1% बढ़ाकर 19% किया जाएगा। और इस तरह जो है तकरीबन 100 अरब रुपए हुकूमत को इससे आमदन होगी। और 50 अरब रुपए मज़ीद जो है इसके अलावा हुकूमत ने जो प्लान किया है वो जो इम्पोर्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाकर जो है 50 अरब रुपए वहाँ से इकट्ठे कर, इस तरह हुकूमत जो है अपना टारगेट 2000 अरब रुपए का जो है वो पूरा करने जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, बज़ाहिर तो सूबों पर कोई बराह रास्त टैक्स वफाक नहीं लगा सकता, सूबे अपना टैक्स खुद लगाते हैं। बाकी कबायली इलाकों के अंदर जो है जो साबिक कबायली इलाके हैं इस वक्त जम हो चुके हैं KP के अंदर, उनके जो टैक्स छूट उनको दी गई थी उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। और IMF जो है वो बार बार ये मुतालबा कर रहा है और हुकूमत अभी तक इस पर राज़ी नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि ये जो जमशुदा कबायली इलाके हैं ये तरक्की के लिहाज से दूसरे मुल्क के इलाकों से बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको साथ मिलाने के लिए टैक्स छूट और इस तरह की मराहत उनको देना पड़ेंगी, जिसके बाद जो है ये मुल्क के दूसरे इलाकों के साथ मिल सकेंगे। लेकिन IMF का ये मुतालबा है कि अगर आप वो छूटें ख़त्म नहीं करते, जो इस्तिस्ना दिए गए हैं वो आप ख़त्म नहीं करते, तो उसके वो जो कलेक्शन है वो आप कहाँ से पूरी करेंगे, उसके हवाले से IMF ने हुकूमत से जो है वो नया प्लान मांगा है। और वज़ीर आज़म ने भी वज़ारत ख़जाना से कहा है कि नया प्लान IMF के साथ शेयर करे। IMF ये चाहता है कि जो IMF की शराइत हैं उनको बजट के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाए और इन इक़दामात की मंजूरी बजट के अंदर जो है वो कौमी असम्बली से और पार्लियामेंट से ली जाए, और पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये जो इक़दामात हैं उनको लेकर हुकूमत आगे बढ़े, ताकि इनको आसानी से इन इक़दामात को उठाया जा सके और हुकूमत इनसे पीछे ना हटे। तो इसके लिए ये है कि IMF का मुतालबा जो जी कंटिन्यू करें, ये बात खत्म कीजिएगा। तो IMF के ये जो मुतालबात हैं वो उसी तरह अपनी जगह पर कायम है। कुछ चीज़ों पर IMF और हुकूमत के दरमियान जो है वो आपस में जो है इत्तफाक़ राय हो भी गया है, जिसमें सेल्स टैक्स में इजाफे के हवाले से और इसके अलावा इस्तिस्ना जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से, इसी तरह जो पेंशनर्स 1 लाख तक पेंशन लेते हैं या इससे ज़्यादा लेते हैं उन पर जो है वो टैक्स इनकम टैक्स लगाने के हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के दरमियान तय पा चुकी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर शोबे पर टैक्सेशन के हवाले से और जमशुदा इलाके जो कबायली इलाके हैं उनके हवाले से अभी तक IMF और हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं पा सके। 2 दिन शायद ठीक हो गया शायद। अच्छा, ये टैक्स ब्रॉड बेस करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट, या फिर वही जो तबकादार था यानी कि तनख्वाहदार तबका जो है वही बेचारे मजीद पिसते चले जाएंगे? बज़ाहिर तो यही लग रहा है जी। देखें, अभी ताजर दोस्त स्कीम शुरू की थी हुकूमत में, जिसमें रज़ाकाराना तौर पर ताजरों को रजिस्टर्ड होने के लिए कहा गया था, रिटेलर्स को, और वो जो हुकूमत ने जो 35 लाख की एक पेश की थी कि तादाद और ताजर इतनी तादाद में रिटेलर्स मौजूद हैं और उन पर जो 1200 रुपये सालाना टैक्स आयद करने की बात की गई थी, अभी तक उसमें चंद हज़ार जो हैं वो इस स्कीम के तहत ताजर रजिस्टर्ड हुए हैं और हुकूमत की ये स्कीम नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। अगर हुकूमत की ये स्कीम नाकाम होती है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो फिर इसका बोझ जो है वो अल्टीमेटली आप जिस तरह पहले हमेशा से होता आया है तनख्वाहदार तबके पे ही आएगा। अच्छा, एक और खबर भी है कि GST उन्हीं की जेबों से ये पैसे निकलेंगे। GST भी 1% से बढ़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, GST की शरह जिस तरह मैंने पहले बताया 18% जो इस वक्त लागू है उसको बढ़ाकर जो है वो 19% करने की तजवीज़ है, और इससे हुकूमत जो है वो 550 अरब रुपए जो है वो अपनी आमदन जो है वो हासिल करेगी। जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस शाहिद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पेश होने जा रहा है और IMF की जो अहम शराइत हैं, यानी कि बजट में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं
वो लेकर आने और साथ ही एनर्जी सेक्टर जो है उसमें भी रिफॉर्म्स लेकर आने। अब हुकूमत पे है कि वो ये रिफॉर्म्स किस तरह लेके आती है। जो तनख्वाहदार तबका है, क्या एक बार फिर से इस वाले माली साल में वही पिस्ता चला जाएगा या हुकूमत कुछ और करने की कोशिश भी करेगी, ये देखते हैं। बजट आने के बाद ही एक ब्रेक शामिल करते हैं। से एक अफसोसनाक खबर है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक एक्सीडेंट की खबर हमारे सामने आई थी जिसमें 16 साल जो नौजवान है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि पूरे पाकिस्तान में उसकी काफ़ी खबरें भी शामिल हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई खातिर ख्वाह खबर हमारे सामने नहीं कि उसके खिलाफ किया गया था। एक और ये वाक़या इस वक्त स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि ओवर स्पीड कार ड्राइवर ने 2 मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल के रख दिया और ये DHA का ही ये वाक़या है। उससे पहले भी DHA से काफ़ी इस तरह की खबरें, अफसोसनाक वाक़यात हमारे सामने आते रहे। ये फेज 7 है जी, जहाँ पे थाना डिफेंस सी की हुदूद में ओवर स्पीडिंग के 22 ट्रैफिक हादसा पेश आया और पुलिस के मुताबिक ओवर स्पीड कार ड्राइवर ने 2 मोटरसाइकिल सवार, ये जो दोनों थे ये भाई हैं, इनको कुचल दिया और इसमें एक भाई जो है वो मौके पे ही जान बहक हुआ, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रिपोर्टर हमारे लाहौर से नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात है उन्हीं से जानेंगे। नादिर, ये जो वाक़या है इसमें बताइएगा, CCTV फुटेज तो हमारे सामने है CCTV। अब ये बताएं कि ये जो तशवीशनाक हालत वाले भाई थे, पहले तो ये बताएं कि इनकी हालत अभी कैसी है और उसके बाद जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया या नहीं। अलमिया है हमारे यहाँ पे कि इस तरह के वाकयात तो होते हैं लेकिन उनका तदारक नहीं हो पाता, या उनके जो मुलजमान है या उनकी जो रोकथाम है उस हवाले से जो है वो इदारे तकरीबन नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। जो हालत की बात है जख्मी की, तो वो क्रिटिकल हालत है क्योंकि वो ICU में मौजूद है और अभी तक जो है वो उसको होश नहीं आया। जो अभी तक डॉक्टर की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें उसके दिमाग पे जो है वो गहरी चोट है, जिसकी वजह से वो ताहाल अभी तक जो है वो इस हालत में है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक ड्राइवर की बात है तो ड्राइवर जो है उसकी शिनाख्त तो हो गई थी कि मुश्तबा वकास नाम का जो ड्राइवर था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज सामने आती है कि डिफेंस जो है हर बार डिफेंस ही क्यों, क्योंकि पिछली बार जो है वो अफनान वाला वाकया हुआ, कम उम्र ड्राइवर था अफनान, जिसने एक फैमिली के जो सारे अफराद जो थे उनको हिट किया, फिर सारे के सारे जो है वो वहाँ पे जहाँ बक हुए, सबने देखा। अभी तक उसका केस जो है वो ट्रायल चल रहा है उसका कोर्ट में। पहले उसका मामला बना कि इसकी उम्र थोड़ी है, कोई कहता ज्यादा है, उसके बाद फिर उसकी उम्र का तयन किया गया, उसके मेडिकल टेस्ट करवाए गए। तो इस हवाले से आपको एक और अहम बात ये बताता चलूं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसके पास इख्तियारात उस तरह से नहीं है हम जो देख रहे हैं, और वो चीजें इंतहाई खौफनाक हैं। खौफनाक इस तरह से हैं कि जो CTO लाहौर, साबका CTO लाहौर, जब अफनान वाला वाकया हुआ था डिफेंस वाला, तो CTO लाहौर मुस्तनसब फिरोज थे, कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसब फिरोज, उन्होंने सख्त एक्शन लिया और उन्होंने कहा ये डिफेंस कोई ऐसा कोई नो गो एरिया क्यों आपने बनाया हुआ है जहाँ पे कम उम्र ड्राइवर जो है वो जिसकी मर्जी जान ले लेते हैं, जिसको मर्जी रोन देते हैं। और ये इनके जाहिर बात है कि इनके जो वालिदैन है या इनके जो वर्सा हैं वो नो डाउट के अमीर लोग होंगे, उनके बाइख्तियार होंगे, बड़े उनके असर वसूख होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों को रोनते फिरें। और आप हमेशा जो है वो मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को ही निशाना बनाते हैं, चालान करते हैं, उनकी मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करते हैं, इनके ऊपर भी कुछ करें। तो डिफेंस को हमने देखा कि डिफेंस के जितने भी फेज के जो गेट्स थे उन गेट्स के ऊपर बाकायदा जो है वो ट्रैफिक वार्डन जो है वो तैनात किए गए और बहुत ज्यादा गाड़ियां बंद की गई। उसका एक चीज हमने हमारे सामने आई कि जो CTO लाहौर थे उनको तब्दील कर दिया गया। अब इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, अब वो इसके अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आई थी, क्योंकि इससे पहले जो CTO थे उनको भी जो है वो इसी तरह से किया गया। अब ये CTO यानी कि जो बंदा इस पे जो लीगल एक्शन लेता है वो अपने इख्तियारात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ फिर ये किया जाता है। अभी CTO लाहौर जो आई है इनका जो है वो उस तरह का कोई मामला नहीं है। अब उसी तरह डिफेंस में सारा कुछ हो रहा है। ये वाकया एक मुंह बोलता सबूत है और ये एक वाकया नहीं है। इस तरह की और निजी सोसाइटियां हैं जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं, जहां जिनके बच्चे जो हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं,
वालिदैन जो है वो बाअसर हैं और अभी तक ये सारा मामला इसी तरह कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ जो कार्रवाइयां थी वो कहाँ पे गई? हम रोजाना प्रेस रिलीजें देखते थे, रोजाना हम खबरें देखते थे, रोजाना जो है वो तर्जुमान की जानिब से जो है वो जारी किए जाते थे टिकर्स और ये सारा कुछ। अब तो ये चीजें सामने नहीं आ रही, अब तो सिर्फ 2-4 चीजें हैं कि जी आज इतने चलान कर दिए, इतने मोटरसाइकिल वालों के, इतने बगैर हेलमेट के, यानी कि जो कम उम्र ड्राइवर थे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां थी वो कहाँ पर गई? इतना बड़ा सानिया हमने पीछे भी देखा, अब ये हमारे सामने आया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। देखें आप उस सीसीटीवी फुटेज में बाइक के पुर्जे हो गए हैं। अब जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बाइक के पुर्जे दो भाइयों का क्या असर हुआ, एक बंदा तो हिला ही नहीं अपनी जगह से जो मौके पे हिट हुआ। तो ये चीजें जो है ना, इसमें इख्तियारात की बहुत जरूरत है कि जो अफसर जहाँ पे आके बैठता है अगर उसको ये टेंशन ना हो कि मुझे चेंज कर दिया जाएगा, मुझे तब्दील कर दिया जाएगा अगर मैं इख्तियारात इस्तेमाल, वो कैप्टन रिटायर्ड थे, वो शायद परफॉर्म कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तादिर, आपकी बहुत आपका वैलिड पॉइंट, और यही हमारा रोना भी है, हमारा दुख भी है, ये अलमिया भी है कि यहाँ पे तबादला या फिर मुअत्तल कर देना, या इस डर से जो अच्छा परफॉर्म करने लगा हो कोई अफसर या कोई भी ओहदेदार जो है, सो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है अपनी ज़ाती मकासद की वजह से, क्योंकि ये बाअसर अफराद ही हैं इस मुल्क में जो राज कर रहे हैं, जिनकी हुकूमतें भी हैं, जिनके पास इख्तियारात भी हैं, और उसकी वजह से हमारा मुल्क और उसका गरीब आदमी ऐसे पिसता है। 2 मोटरसाइकिल सवार बेचारे वो सफ़र करे और ओवर स्पीडिंग आपके अपने शौक़ की वजह से, गलत ये जो शौक़ और आपकी हरकत है इनकी वजह से किसी की जान ऐसे चली जाती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। ओवर बिलिंग करने वाले डिस्कोस के खिलाफ जो है वो अभी कार्रवाई का फैसला किया गया। उसके जो फॉर एग्जांपल 3 अफसरान जो उनके खिलाफ 3 साल की सज़ा का बिल मंजूर हुआ है, और वफाकी वज़ीर तवानाई जो है उवैस अहमद खान लगारी, उनकी जानिब से फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली ने डिस्कोस में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी दे दी है। सो नेपरा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया, वो ये कह रहे हैं। अब अच्छा, अगर वासा की बात की जाए, ये कुछ बिल्स इस वक्त मेरे पास मौजूद है। हमारे जो गेस्ट हैं शहरोज़, ये उनके घर के बिल हैं, कोई 4-4.5 लाख रुपए सिर्फ पानी का उनके घर का बिल आ रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग। आई मीन ये है क्या अमेजिंग? मैंने पॉजिटिव सेंस में नहीं कहा, बल्कि शहरोज़ हमारे साथ मौजूद है, अनवार अब्बासी हमारे रिपोर्टर है, वो हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है साकिब इम्तियाज़ अब्बासी साहब ने, जो कि वकील है। कानूनी पहलू जानना भी अहम है। शहरोज़ आपकी तरफ भी आती है, लेकिन अनवार सबसे पहले तो ये सारा मामला है क्या, मैं चाहूँगी कि आप इस पर हमारे नाज़रीन को कुछ आगाह करें। देखिए निमरा, अगर वासा की बात की जाए कारकर्दगी के हवाले से, तो कारकर्दगी तो आप रावलपिंडी शहर की, अगर वहाँ पे अक्सर हमें सारा दिन हम फील्ड में होते हैं, हमें देखना होता है, लोगों को सुनना होता है, तो काफ़ी कंप्लेंट्स हैं वासा के ख़िलाफ़। देखिए इस वक्त जो टोटल जो तलब है पानी की रावलपिंडी शहर के लिए, वो 5 करोड़ 80 लाख गैलन योमिया उसकी तलब है, और इस वक्त जो 3 करोड़ 80 लाख गैलन जो योमिया इसकी इस वक्त फ्राहम किया जा रहा है रावलपिंडी के शहरियों को। 1 करोड़ 70 लाख गैलन योमिया पानी की कमी है। इसके अलावा इस वक्त जो यहाँ जो ट्यूबवेल्स हैं, टोटल उनकी तादाद 280 है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो फंक्शनल नहीं है। और इसके अलावा अब तो वासा ने 2 से शाम 5 बजे तक वो भी बंद कर दिया। पानी की तलब जो बढ़ती जा रही है, गर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं, पानी की तलब बढ़ने के साथ पानी बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा वाहिद जो सोर्स है वो खानपुर डैम है इस वक्त वासा के पास। पहले ये कहा गया था कि रवां बरस अप्रैल तक, मार्च तक ये मनसूबा जो रावल डैम वाला मुकम्मल कर लिया जाएगा, और रावलपिंडी के शहरियों की जो ज़रूरत है, पानी बुनियादी ज़रूरत है, वो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ दावे। बिल्कुल ऐसी अनवर, ये तो अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में। शहरोज आपकी तरफ आऊंगी, आप इतना ज्यादा पानी क्या कर रहे हो? मैं खुद परेशान। मैं आपको खूबसूरत रुझान सुनाता हूँ। बिल कितना है वैसे? ये अभी 4,18,000 रुपए पानी का। पानी नलका खोल वही मुझे हर नलका खोल के शायद आप छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, पानी की नेमत है, इसको ज़ाया करना नहीं चाहिए। हमेशा बिल में भी लिखा हुआ होता है, अगले पब्लिक सर्विस में चल रहे होते हैं। ये मामला शुरू हुआ जुलाई से, पिछले ना 2023 की बात है कि जी मेरा बिल 914 रुपये आता था हमेशा से पानी का, और मैं हमेशा से नेशनल बैंक में जमा करवाता था। उस पर आप स्टैम्प्स भी देख सकती हैं, आपके पास बिल है, स्टैम्प्स लगी हुई सारी नेशनल बैंक की। ये दिखाई ठीक है, नेशनल बैंक की स्टैम्प्स लगी हुई हैं। तो अचानक हुआ कि जुलाई में ना बिल आ गया जी 32,000 रुपया।
ओके परेशान। मैं कहा 32,000 पानी का बिल कैसे आ गया? मेरे पास सारे बकाया जाते स्टैम्प्स लगी हुई नेशनल बैंक की। मैं कंप्लेन जब करवाने गया तो कंप्लेन करवाने के बाद इनके 2 इंस्पेक्टर आए, अदनान और अरशद नामी इंस्पेक्टर है वासा रावलपिंडी के। उन्होंने कहा जी बिल आपकी कंप्लेन आई है, कंप्लेन हल करने की बजाय उल्टा कहते जी पानी महंगा हो गया है तो आपने ना ये आपने बिल जमा करवाना है। कहते अगर अच्छा आप 32,000 जमा नहीं करवा सकते, आप 18 से 22,000 रुपया हमें दे दें। आपने नेशनल बैंक में जमा नहीं करवाना, आपने हमारे दफ्तर में आके जमा करवाना है, हमें आप पैसे दे दें तो हम आपके क्या कहते हैं मसला आपकी ना ये कैटेगरी हम चेंज कर देंगे, आपकी कैटेगरी का मसला है। अच्छा इन्होंने मेरा पहले घर लिखा था बिल के ऊपर, उन्होंने मेरे बिल पे प्लाजा डाल दिया और टाइप सी डाल दिया। अब मेरे पास जो और ना मैंने पहले नोट नहीं किया कि ये क्यों कह रहे हैं 18,000, मेरे मन में कि रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं कहते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने इनको कंप्लेन करवाई, कंप्लेन करवाने के बाद फिर दोबारा आसा के ऑफिस गया तो इनको मैंने अपने घर की ना कॉपी दी मकान की, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में वो भी घुमा दी। फिर 4 महीने में चक्कर लगाता रहा, मेरे वाले सब चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा कि आपका मसला पेंडिंग में है। अच्छा मुझे कुछ समझना है, अब हमें हमारा बिजली का बिल आता है, हम चेक करते हैं यूनिट कितने, गूगल पे चेक करते हैं क्या गूगल झूठा है, क्या हमारे मोबाइल फ़ोन झूठे हैं। इनके वासा के जो सिस्टम में लगे हुए लैपटॉप्स हैं उस पर चेक करें, पंजाब कोड पंजाब हुकूमत की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर बाकायदा सारे लॉज मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत जो बिल मंजूर करती है उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती है। अब ये बिल मैंने पंजाब हुकूमत की वेबसाइट से उठाया जो पंजाब हुकूमत निगरान हुकूमत ने मंजूर किया। इस पे 3 मरला बिल लिखा हुआ है 350 रुपया, इस पे 3 से 5 मरले का बिल लिखा है 500 रुपया, इस पे 5 से 7 मरले का बिल 1500 रुपया लिखा हुआ है। और मेरा ये कितना बना रहे 910 से 32,000 बिल बना दिया गया। क्या इसमें फिर कुछ कैटेगरीज हुकूमत पंजाब ने मंजूर की हैं जो सी हैं कि ए कैटेगरी में कौन शामिल है। अब सी कैटेगरी में रेस्टोरेंट शामिल है, इन्होंने मेरे घर को रेस्टोरेंट में शामिल किया हुआ है। आप टाइप सी देख सकते हैं। जी टाइप सी इसके ऊपर लिखा है टाइप सी लिखा हुआ सारा ना। और जब हमने टाइप सी तो रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट का कितना ज़्यादा उन्होंने इस पे खर्चा लिखा हुआ होता है। है। अब इसको भी नहीं मानते। क्या पंजाब हुकूमत का ये बिल झूठा है? क्या पंजाब हुकूमत की वेबसाइट पे या फिर वासा ठीक है या पंजाब हुकूमत की वेबसाइट झूठी है? क्या आप हमारी बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग कर रहे हैं? उसके बाद फिर मैं गया, नून लीग के 2 हैं हमारे MPAs हैं, ऑनरेबल ज़ियाउल्लाह शाह साहब, उनके पास गया, उन्होंने मुझे अकमल साहब के पास भेजा। पूरे रावलपिंडी वासा में मैं अगर बात करूं तो अकमल साहब एक वाहिद अफसर है जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। उसके बाद इन्होंने मुझे शम्स साहब के पास भेजा, ऊपर अफसर है रेवेन्यू के, उनके पास जाएं। जब उन्होंने मेरे हाथ में ये बिल देखा, ये देखा कि पंजाब हुकूमत की तो भैया लोगों को पता ही नहीं है, लोग जाहिल हैं, क्या लोगों में शऊर नहीं है, तो उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। कहते तुमने बिल नहीं जमा करा, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी है। वो फिर उन्होंने मुझे इंस्पेक्टर का नंबर लिख दिया। फिर हाजी परवेज़ खान साहब जो नून लीग के अपने रहनुमा नून लीग के, जिनकी तस्वीर मरियम नवाज साहिबा के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, वो खुद परेशान है। कहते हैं इन्होंने इतनी हद मचा दी है, कहते हैं आपने हमारा जिक्र करना है कि ये बहुत ज़्यादा, और आपने मैडम मरियम नवाज साहिबा तक ये बात पहुंचानी है। तो मैं ABN के तावन से बराए मेहरबानी ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि मैडम मरियम नवाज साहिबा साहब कि ये रावलपिंडी शहर के अंदर हो रहा है कि इतनी ज़्यादा ओवर बिलिंग। एक तरफ निमरा ने शुरू में जिक्र किया कि जी ओवर बिलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये आपकी हुकूमत की वेबसाइट है, उस पर लिखा हुआ है सारा अपने रेट्स। तो वासा रावलपिंडी ये क्यों नहीं ठीक कर रहा? और अगर हम बिल जमा करवाने ठीक करवाने जाते तो हमें कहा जाता है कि रिश्वत यानी कि आप पैसे दें, पैसे दे के आपकी कैटेगरी चेंज कर दी जाएगी। फिर 3 इंस्पेक्टर्स, इन्होंने मुझे नंबर लिख के दिया, शम्स साहब ने, इंस्पेक्टर खालिद, मैंने इनको 15 दिन का टाइम दिया। उन्होंने 15 जब मैंने इनको फ़ोन करना, सर आपने मेरा बिल ठीक किया, तब बिल 3.5 लाख रुपया था। कहते जी मेरी आज तबीयत नहीं ठीक, मैं बीमार हूँ। उन्होंने मेरा बिल तक ठीक नहीं किया। फिर जैसे 15 दिन की मोहलत खत्म हुई, उन्होंने 4,18,000 रुपये बिल बना के भेज दिया। तो मेरी आपके रेफरेंस से बराए मेहरबानी दरखास्त है, मैडम मरियम नवाज साहिबा से दरखास्त है, मेरी DC रावलपिंडी साहब से दरखास्त है कि आप इस पे एक्शन लें। बाकी लोगों को आप डराते हैं आके कि जी हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपने अगर इस पे आवाज उठाई। भाई क्यों आपका ही सिर्फ इतना बिल आ रहा है या जो रावलपिंडी सर और भी जगहों पे, लेकिन लोग बेचारे बोलते नहीं। फिर ये मैंने बिल निकाला, रावलपिंडी शहर का। देखिए हम बिजली का बिल 2 महीने जमा नहीं करवाते तो बिजली वाले हमारा मीटर काटने आ जाते हैं, ठीक है जी। अब ये बिल 2022 का जमा हुआ है, 2022 का, अब 2024 चल रहा है, इन्होंने रिकवरी तक नहीं इस बिल की करवाई अभी तक। ये मेरे मोहल्ले का बिल है, तो मसला हल नहीं कर रहे और 4,18,000 बिल बना के भेज दी। तो मेरी बराए करम मरियम नवाज साहिबा से, हनीफ अब्बासी साहब से दरखास्त है, ज़ियाउल्लाह शाह साहब से दरखास्त है। ज़ियाउल्लाह शाह साहब ने खुद भेजा जो साबिक है, उनके दौर में मुश्किलात नहीं थी, इन्होंने ज़ियाउल्लाह शाह साहब की बात को भी रद्द कर दिया। ये यानी हुकूमत उनकी अपनी, उनकी नहीं सुनी जा रही। और उन्होंने ये बात की कि मैं समरी भेजूंगा कैबिनेट के अंदर और इस पर बाकायदा बात की जाएगी जी। ठीक है। अच्छा शहरोज, आपसे मजीद भी जानेंगे, साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, कौमी असम्बली में आवाज़ें सुनाई दी कि ओवर बिलिंग के खिलाफ कानून साजी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, तरामीम भी की जाएंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, थैंक्स वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरी बात ये है कि देखें हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है आपके वो डिस्क्राइब हैं। ठीक।
आइन का आर्टिकल 8 to 28 आपको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देती है, और जो रियासत और मखलूक खुदा के दरमियान जो एक तरतीब तय होती है ना, उसको आइन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इदारे हैं, वो फंक्शनल नहीं है। आपने कौमी असम्बली की बात की, कानून तो बनते रहते हैं, मसला ये है कि इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। मसला तो इम्प्लीमेंटेशन का है ना। अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो कानून बनने का फ़ायदा क्या है। अभी मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान कानून की अमलदारी के मामले में 102 मुल्कों में 98 नंबर पे आता है। अफसोस ये है कि हमारे जो लोग बैठे हुए हैं ज़िम्मेदारान सीट पे, वो इस चीज़ को कैसे ऑन करेंगे कि हमने वर्क कैसे करना है। हमें ये तमीज़ कब आएगी कि हमने पब्लिक की खिदमत कैसे करनी है। देखें, मैं वो पढ़ रहा था जो कहते हैं कि जो कौमें तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होती, तारीख़ उन्हीं के सामने दोहराई जाती है। कायद-ए-आज़म ने कहा, एड्रेस टू पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट हाउस पेशावर 14 अप्रैल 1948, मेक द पीपल फील दैट यू आर देयर सर्वेंट एंड फ्रेंड्स, मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑनर, इंटेग्रिटी, जस्टिस, फेयर प्ले, वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। ये स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए कहा कि आपने लोगों को कैसे सर्व करना है, आपने लोगों की प्रॉब्लम्स जो इशू हैं वो कैसे सॉर्ट आउट करने हैं। लेकिन निम्रा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब किसी के पास कोई छोटा भी इख्तियारात आ जाए, जब तक वो, मैं सरकारी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, जब तक वो अपनी पावर को अब्यूज़ नहीं करता, उसको चैन नहीं आता। अब देखें इनका कितना एक सिंपल इशू है जिसको सॉर्ट आउट करने में फौरी तौर पे, और उस देखें 3.5 मरले और 4.5 लाख रुपए हल ऑफ मनी, हाउ ही कैन अफोर्ड दैट, द क्वेश्चन राइजिंग हियर। फिर आप देखें कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या कानून और आइन की जितनी किताब बुक्स हैं हमने उनको ताला लगा के साइड पे रख दिया है। क्या हर बंदा इंस्टीट्यूशन में बैठा, सरकारी इंस्टीट्यूशन में बैठा, वो अपनी मर्जी निमरा करता रहेगा कि हमने ऐसे ही चलना है। फिर आप देखें कि ये पब्लिक सर्वेंट है, एक बंदा आता है ग्रीवियंस अपनी लेके, तो उनको चाहिए कि उस ग्रीवियंस को वो सॉर्ट आउट करें विद इन मिनट। सबसे करप्ट है, यही तो इस मुल्क का अलमिया, यही तो अफसोसनाक बात है। आपका भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद वाटर सप्लाई में कुछ इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह आई गोट माय ग्रीवियंस सॉर्ट आउट फ्रॉम हाई कोर्ट। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि 2017 में मैंने पहली एप्लीकेशन दी थी चौधरी निसार साहब को, ठीक है, जब वो निमरा वज़ीर दाखिला थे। उसके बाद मैंने एक ट्यूबवेल मंजूर कराया। ट्यूबवेल के बाद राशिद शफीक साहब से, इट वाज बैक इन 2020। ट्यूबवेल मंजूर होने के बाद फिर वासा दे प्लेइंग गेम्स विद मी, और क्योंकि इनका जो पीछे बैकग्राउंड है ना, वो टिंकर माफिया हमारे जितने भी एरियाज़ हैं उनमें बड़ा एक्टिव है। फिर ट्यूबवेल जो उसकी जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि भाई जो वकील साहब का घर है स्ट्रीट नंबर 10, वहाँ पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि इंजीनियर आता है ना वासा, जब भी कोई ट्यूबवेल लगाता है उसके पहले उसका इंजीनियर आता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि देयर इज़ वाटर जो है वो है इस ज़मीन के अंदर। वो रिपोर्ट खुर्द-बुर्द कर दी गई। फिर भी मुझे एज ए वकील हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, आप तो लड़ाई करते हैं, कानूनी जंग। अगर कोई और सिंपल वो होता, कोई और पब्लिक वो चला जाता। फिर मैं इनके साथ लगा रहा। फिर मैंने 2022 में मैंने एप्लीकेशंस दी। मैंने बता रहा था इन भाई को भी, पहली मैंने एप्लीकेशन दी प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक, जिमने रिट पिटीशन नंबर 4051 के साथ लगाई है। फिर एप्लीकेशन टू रिस्पोंडेंट 1 to 4, जिसमें वासा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मैंने बनाया है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर वफाकी महोत्सव, ये सारी जगह जाने के बाद फिर भी मेरी हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, इसमें से जो CM पंजाब साहब थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, सिर्फ उन्होंने रिप्लाई किया कि वासा वालों को भी लेटर भेजा और मुझे भी भेजा कि इनकी जो ग्रीवियंस है इसको सॉर्ट आउट किया जाए और इनको एज सुन एज पॉसिबल इसको सॉर्ट आउट किया जाए। जब वो भी अमल उसमें ना हुआ, फिर मैंने 2023 में फिर मैंने रिट की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब रिट की तो जस्टिस वकास मिर्ज़ा राउत साहब ने
उन्होंने उसको टेक अप इस तरह किया कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर उन्होंने एमडी साहब को भी बुलाया, वासा के अमला को भी बुलाया, फिर डीसी साहब को बुलाया, फिर उन्होंने कैबिनेट डिवीजन से उन लोगों को भी बुलाया। आई मीन कि अगर हर मामला अदालतों में ही सॉर्ट आउट होगा, ये अदारे क्यों बने हुए हैं? ये अदारे तो फिर इस मुल्क और कौम पर बोझ हैं। ऐसा ही है। देखें निम्रा, अगर हर चीज़ छोटी चीज़ भी बेचारी एग्जैक्टली फिर करोड़ों के केस, करोड़ों को केस। मुझे देखें, मैं बीइंग एज एडवोकेट मैं अदालत में जाना ही नहीं चाहता था। पूछे क्यों? उसकी निम्रा मेन वजह ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने किसी क्लाइंट के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और उसकी बात करूँ, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो वुड इंश्योर दैट द सिटीजन आर नॉट बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। मैं इसलिए हेजिटेट कर रहा था कि यार मैं पर्सनल केस लेके कोर्ट में जाऊं। देखें, इफ़ आई एम नॉट गेट जस्टिस फॉर माई सेल्फ, वेदर आई विल बी एबल टू गेट जस्टिस फॉर माई क्लाइंट? नो। तो फिर मैं चला गया, लेकिन जज साहब ने मेरी जैसे रिट पिटीशन देखी, उन्होंने रिट पिटीशन को उन्होंने ऑन किया और उन्होंने जितना अभी 12 ऑफ इस मंथ को अभी लगा हुआ है केस, कैबिनेट डिवीजन से उन्होंने बुलाया कि भाई ये क्यों इतना बड़ा इशू फ्रेम हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को ये प्रॉब्लम है, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ कम्युनिटी? बिल्कुल सही। एक आम आदमी की क्या, एक आम आदमी की निम्रा, दैट्स वेरी इरिटेटिंग थिंग। लेकिन लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी जो वेयर आई बिलीव दैट, देखें किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि जो रिसेंटली स्टाफ आया है इसका वासा का, इसमें एक वसीम साहब हैं, उसका डेजिग्नेशन मुझे नहीं पता, और एक वो मंसूर है। दे आर वेरी कोऑपरेटिंग पर्सनैलिटीज। ये तो अच्छी बात है कि अगर अच्छे अफसरान आते हैं। अनवर, आप भी फील्ड में मौजूद होते हैं, तरमीम की बातें भी आपको पता है और हकायक क्या हैं वो भी आपको पता है। सो तरमीम के बाद अभी तक कोई तरमीम की जो बातें ही चलें सही, अगर भी सामने आई हैं, कोई कार्रवाई, कोई रिपोर्ट्स, कुछ खुशाइन बात? देखिए, खुशाइन बात अब वासा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, चूँकि जिस तरह ये तो अभी रेजिडेंशियल आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके पास हैं। अगर कमर्शियल अगर यहाँ पे बैठे हों तो उनका रोना आप रोना सुने तो आप भी परेशान हो जाएं कि उनके भी लाखों रुपए में बिल भेज दिए जाते हैं। जिस तरह इन भाईजान ने बताया कि इनका 4.5 लाख रुपए भेजा गया, इस तरह बहुत सारे कमर्शियल जो सार्फिन है वो भी हमसे रब्ता करते हैं। ये बताया जाता है कि किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, इस तरह का बिल जो उन्हें भेज दिया जाता है। फिर वासा ने जो लास्ट ईयर 2023 में पहले 8 माह में तकरीबन 1044 मिलियन रुपीस जो नाइंदागान से उनसे रिकवरी भी की है, लेकिन उसे यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अगर रिकवरीज हो रही हैं, फिर दूसरी तरफ 21 महकमों के एवज इनके 21 करोड़ 15 लाख रुपए जो अभी ड्यूज़ हैं, जो सरकारी महकमे जो इसके नाइंदा हैं वासा के, उनसे तो रिकवरी नहीं की जा रही। लेकिन जो आम जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बेहतर यही होता है कि प्रॉपर, जिस तरह ने बताया भाईजान ने, कि अगर 250 पहले बिल आया करता था, फिक्स था 5 मरले का या 5 मरले घर का, उसे 50% इंक्रीज़ करके 350 कर दिया गया था, फिर वो 1050 कर दिया गया था। लेकिन 1050 भी अगर हो, अगर 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, लेकिन इसी तरह बहुत सारी इस तरह की शिकायत आती हैं। लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमें बताते हैं कि जी देखें मेरा ये बिल कोई उठा के लाया, किसी का 18,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, किसी के 2 मरले का घर है, किसी का 3 मरले का घर है। तो ये इस तरह की शिकायत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें ना, ये फ्लड इमरजेंसी नाफज की गई है 15 जून से 15 जुलाई तक जो आपको फ्लड वगैरह आता है, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी जो रीज़न वो ये होती है कि नालों की बर वक्त सफाई नहीं की जाती। इनके पास इक्विपमेंट्स ही ऐसे नहीं हैं कि वो नालों की सफाई करें। और फिर आरडीए की मिली भगत से नालों के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट होती है तो उस पर भी वासा खामोश है। वो नाले सफाई 17 फीट जो नाला ले है उसकी टोटल विड्थ है। अब उसे मज़ीद वो सुकड़ गई है। जो साथ साथ जो आरडीए की मिली बगल से मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है वो सफाई नहीं होगी, तो जब बरसात होगी यकीनन फिर सैलाब आता है। इसके अलावा नालों की जो सूरत हाल रावलपिंडी के, वो आप देखें कि बहुत सारे जो रेजिडेंशियल एरिया है उनके करीब से गुजरने वाले नालों की सफाई नहीं की जाती। सालाना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से 6 से 7 करोड़ रुपये वासा को दिए जाते हैं, ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी को दिए जाते हैं, और ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी वासा से उन नालों की सफाई कराती है। अब 5 या 6 करोड़ रुपये कहाँ लगते हैं ये भी हमें समझ नहीं आ रही। फिर इसके अलावा अब चूँकि मॉक एक्सरसाइजेज की जा रही हैं 15 से जो 1 माह के लिए जो फ्लड इमरजेंसी है
उसमें भी बस वो बराए नाम और तस्वीर बना दी जाती हैं, आखिर उसके बाद अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये शिकायत जो हैं अवाम की सारफ की बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनका अजाला नहीं किया जा रहा। दूसरा, पानी की कमी है मुसलसल बढ़ती जा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 1,70,00,000 योमिया गैलन इस वक्त रावलपिंडी में पानी की कमी है। और फिर इनके फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं, जो ये बता रहे हैं कि सरकार, इनके तर्जमान ने बताया कि 127 है, लेकिन ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स तकरीबन इनके 315 हैं टोटल, जिसमें प्राइवेट कुछ भी हैं, लेकिन फंक्शनल इसमें आप कह सकते हैं कि 50% टोटल इनके फंक्शनल नहीं। अच्छा, एक तो पानी की कमी है एक तरफ, और दूसरी तरफ बिल्स जो है वो 3 मरले के घर के 4.5 लाख रुपए आ रहे हैं। यकीन जाने शहरोज नलका खोल के भाग नहीं जाते हैं कहीं पे, वो उसको बंद भी करते हैं वापस कोई पानी के साथ, पता नहीं क्या ही ऐसा हो जाएगा कि 4.5 लाख रुपए किसी का बिल आ रहा है। सो ये जो वासा है या जो भी जिम्मेदारान हैं, मिनिस्ट्रीज रेलिवेंट हैं, उनको ये इश्यूज टेकअप करने चाहिए कि ये क्यों इस तरह करप्शन हो रही है इन इदारों में। करप्शन के नाम पे यहाँ पे रिश्वत के नाम पे कितने पैसे बटोरे जाते लोगों से। जैसे शहरोज हमारे पास खुद केस मौजूद है कि जब वो जा रहे हैं उनको कह रहे हैं आप इतने इतने पैसे दें, आपकी जो कैटेगरी है वो बदल दी जाएगी। सो ये अनफॉर्चुनेट है, हुकूमत को इसके खिलाफ फौरी तौर पे क्रैक डाउन करना चाहिए। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। एक तारीखी संगमील में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इसरार, इनका नाम है इसरार काकड़, उनको ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है, जो इस ओहदे को हासिल करने वाले पहले बलोच बन चुके हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, और वो इस ओहदे पर फाइज होने वाले तीसरे पाकिस्तानी भी, इससे पहले 2 पाकिस्तानी लेकिन बलोच ये पहले। तो 1823 में कायम होने वाली ऑक्सफोर्ड यूनियन दुनिया की कदीम तरीन यानी कि सबसे पुरानी और मुअज़्ज़ज़ तरीन मुबाहिसी सोसाइटीज़ में से एक है। और मिस्टर काकर का ताल्लुक ज़िला कला अब्दुल्ला के एक मामूली से गाँव से है। वो इस वक्त ऑक्सफोर्ड के कानून के शोबे में जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर मिस्टर काकर अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो ऑक्सफोर्ड में इसके अलावा भी पहले भी स्कॉलर थे। इसके अलावा इसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे मिस्टर काकर अपने ख़ानदान के दूसरे फ़र्द बन चुके हैं जो इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ से हमारे बलोच बरादरान भी हमें फील्ड्स में, माशरे में या पाकिस्तान का नाम रोशन करते पूरी दुनिया में दिखाई देते। अच्छा, एक और ख़बर हमारे पास है, वो ये कि इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी कुछ हद तक हमें शॉक्ड दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। और कुरान पाक में इस बात की वाज़ेह निशानियाँ भी हमें मिलती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम में लोग हुजूम की सूरत में दाखिल होते हैं। बल्कि इवन सोशल मीडिया पे भी अगर अक्सर आप देखें, ख़ासतौर पर जब से मैंने पर्सनली भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब से ये पैलेस्टाइन इशू हुआ है और पैलेस्टीनियंस का जिस तरह से ईमान और उनका दीन से मोहब्बत, लगाव और दीन के जिस तरह से सही मानों में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है, दीन को पूरी दुनिया में दिखाया है कि इस्लाम असल में है क्या, तो बहुत सारे लोग उसके बाद मुसलमान हुए। सो अब शायद ये वक्त आ चुका है जहाँ पे मुसलमान होंगे लोग हुजूम की सूरत में, धड़ाधड़ लोग। हमारे सामने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आती हैं जहाँ पे वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। सो अर्जेंटाइन में इस वक्त हज़ारों लोग ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, और इस बात से क्रिश्चियन कम्युनिटी हमें काफ़ी शॉक्ड दिखाई देती है। लेकिन मुसलमानों के लिए एक अच्छी बात है कि इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है, प्यार का दीन है, अमन का दीन है और सही होने का दीन है। सो आपको राइटिस्ट होने के लिए इस्लाम जैसे दीन की ज़रूरत पड़ती है। ये वो दीन है जो ख़ुद ही इंसानों को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यही आज के दौर की वाज़ेह मिसाल है कि हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती से हज़ारों लोग इसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं और फिर उसके बाद वो मुसलमान हो जाते हैं। अच्छा, एक और स्टोरी हमारे पास, फ़लस्तीनी बच्चों की आवाज़ जो है वो अब हर कोई बनने लगा है। हम खुद देखते हैं, इवन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं अपने सोशल मीडिया का अकाउंट्स पे, या जिस तरीके से जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर सकते हैं आवाज़ उठाते हुए जो भी जेनोसाइड इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है उसके ख़िलाफ़। सो टर्की के कैपिटल अंकारा जो है वहाँ पे भी एक कॉन्सर्ट मुनक्किद हुआ, और उस कॉन्सर्ट के दौरान एक फ्रांसीसी ग्लुकारा है, ईमान उनका नाम है, उन्होंने गज़ा में जंगबंदी की अपील करते हुए हाज़रीन से जज्बाती ख़िताब किया। और उनकी जो स्पीच थी वो ज़ाहिर है बहुत इमोशनल थी, उसमें कुछ वार्मथ दिखाई दी, दिलों को छू लिया उस स्पीच ने, और सोशल मीडिया पर भी
फिर वो वीडियो वायरल हुई है। आपको भी सुनवाते, मुझे खुद भी दिल कर रहा है वो सुनने का आप सबके साथ मिलके। सो पहले मिलके सुनते हैं कि जो गुलकारा हैं उन्होंने कहा क्या है। Put your fist to yourself. Put your fist up for the oppressed. Put your fist up for all the innocent people getting killed everywhere in this world. Put your fist up for freedom. Put your fist up for ceasefire in Gaza. Free Palestine. If Palestine is not free, none of From the river to the sea, Palestine will be free. Put your fist up for all the innocent people getting killed. Put your fist up for a ceasefire in Gaza. So ये कहा है गुलकारा ने, और इस सब से हम अग्री करते हैं। हमारी दुआएं हैं हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे और वो वक्त आए जहाँ पे हम फ़लस्तीन को आज़ाद देखें और इस्लाम को फलता फूलता देखें फ़लस्तीन जैसी पाक सरज़मीन पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी दुनिया में आपने अजीब व गरीब किस्म के दरख्त तो देखे होंगे, लेकिन जिस दरख्त के बारे में इस वक्त आपको मैं बताने जा रही हूँ उसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। आई एक्सपेक्ट सो, क्योंकि आज तक आपने लंबे दरख्तों के बारे में सुना होगा। मतलब काफ़ी पुराने दरख्त अगर आप देखें तो वो काफ़ी लंबे हो चुके थे और देखे भी होते हैं हम लोगों ने, लेकिन इतनी चौड़ाई में पहले दरख्त के बारे में कभी आपने नहीं सुना होगा शायद। वैसे अक्सर नॉर्मल रूटीन में भी, ये तो चले एक अनोखा केस है ही, अगर आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं किसी जंगल वगैरह में जाते हैं तो आपको कुछ कदीमी दरख्त ज़रूर नज़र आते हैं। तो ये दरख्त भी 250 साल कदीम है, अजीम, और मतलब ये दरख्त जो है वो एक शानदार आप कह सकते हैं कि एक मिसाल है खुदा की कुदरत का। और ये इंडियन बोटैनिक गार्डन में हर चीज़ पर हावी है इस वक्त ये दरख्त। तो ये दरख्त अकेले 4.67 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। 4.67 एकड़ के रकबे पर मुहित है। इसके कुछ इस वक्त हम आपको फ़ोटोज़ भी दिखा रहे हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दरख्त कितने बड़े रकबे पर इस वक्त मुहित है। नॉर्मली भी वैसे पर्सनली मैंने जब कभी विज़िट किया हो किसी जंगल वगैरह में गई हूँ, बहुत खूबसूरत दरख्त मिलते हैं और हर दरख्त की शक्ल, और कई बार लिटरली ऐसे होते हैं कुछ ऐसी अशकाल बनी होती हैं आप देख के कहते हैं ये क्या है। सो इस तरह के कदीमी दरख्त आपको ज़रूर दिखाई देते हैं जंगलात वगैरह में। सो ये एक कदीमी दरख्त की स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की इंडियन बोटैनिक गार्डन से। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में जल्दी से। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस वाले हिस्से में हमारी अक्सर औकात ये कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात ऐसे नौजवानों से, ऐसी शख्सियात से करवाएं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम किसी ना किसी कारनामे की वजह से रोशन किया होता है। और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान का असासा है, हमारा फ़ख्र है, और यही फ़ख्र है जो इनको किसी भी मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में जज्बा भी फराहम करता है और वो कामयाब होते हैं। फिर वो जज्बा हमें मिलता है कि हम उन प्रोग्राम में दावत दें, आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी मोटिवेट हो सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में फिर वही सिर्फ शख्सियात जो टीवी पे अपीयर हो रही हैं वो नहीं, बल्कि हम सब मैदान में आगे उतरें और कामयाब वापस लौटें। तो पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है जिसके बारे में अभी आपको बताने लगी हूँ। पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान में एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है। तो काज़ाकिस्तान में एक तारीखी कारनामे में पाकिस्तान ने एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपना दूसरा तलाई तमगा हासिल किया। और टॉप साइकिलिस्ट जो हैं पाकिस्तानी, हमारे भाई अली इलियास, उन्होंने रोड स्क्रैच रेस जीत ली है। अली इलियास ने अपनी गैर मामूली बर्दाश्त और रफ्तार का मुजाहरा करते हुए 61.4 किलोमीटर का यह फासला 1 घंटा 26 मिनट के दौरानिये में तय किया है। और अलमाती, उसके अलावा काज़ाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली चैंपियनशिप में एशिया भर के बेहतरीन साइकिलिस्ट जो हैं वो शामिल थे। उनके दरमियान मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान के अली इलियास ने अपनी नुमाया कारकर्दगी दिखाई है और उन्होंने ये गैर मामूली महारत और अज़्म का मुजाहिरा किया है। इसमें अब चैंपियनशिप ने इलियास की एक मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुशाहिदा किया।
जिसने खित्ते में एक सरकर्दा साइकिलिस्ट के तौर पर उनकी हैसियत को मुस्तहकम किया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी पाकिस्तान साइकिलिस्ट फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह साहब ने। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हमारे नौजवान कभी भी पीछे नहीं रहते और हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, इसलिए हम आपको पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन एक और जो यहाँ पे दुख की बात है, मैं चाहूँगी कि पहले मैं उस पर फोकस करूँ कि मेरे सुनने में या हमारी जो खबरें उसके मुताबिक गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटेट नहीं किया गया था आप लोगों को इस सब के लिए। एम आई राइट? बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। हमने रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन वो रिक्वेस्ट ऑनर ही नहीं हुई और ना पता चला कि वो रिक्वेस्ट किधर गई। मैं इसके सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी गया था और वहाँ पे जो नुमाइंदे बैठे हुए थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास वो आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची। तो रिक्वेस्ट तो बाय हैंड जाकर डिलीवर की गई थी, लेकिन चूंकि स्पोर्ट बोर्ड में बहुत सारे लोग तब्दील हुए हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ जो है ना ऑनर नहीं हुई। सही। अच्छा, बतौर सदर पीसीएफ आपकी रिक्वेस्ट, आपने बताया कि आपने रिक्वेस्ट की है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है? और आपको ये प्लेटफॉर्म अभी हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर आप अपना कोई मैसेज देना चाहें हुकूमत को कि ये मामलात हैं, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन कर सकते हैं अगर हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता उसके बावजूद, तो अगर गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है तो आपको नहीं लगता कि हमारे नौजवान मजीद आगे जा सकते हैं? एक्चुअली ऐसा था कि एक महीना पहले एक मीटिंग हुई थी लाहौर में साउथ एशियन गेम के सेक्रेटरी साहब जो हमारे आईपीसी के वो मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे, ये सारे मौजूद थे। तो उसमें साइकिलिंग को उसने शामिल ही नहीं किया हुआ था। तो मैंने बड़ा इशार किया कि साइकिलिंग को आप शामिल करें साउथ एशियन में, इसमें हमारे मेडल्स हैं। और तो वो सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे कि ये मेडल्स कहाँ से लाएंगे। उनको नहीं पता कि गुज़श्ता हम 15-20 साल से साइकिलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और इस टाइम पे साइकिलिंग जो है ना जदीद साइकिलिंग है हमारे पास। जब हमें मिली थी ये हैंड ओवर हुई थी फेडरेशन, तो उस टाइम बच्चों के पास बहुत कमजोर इक्विपमेंट थे और इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, क्या नहीं। तो हमने इसको जो है ना बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए इस पे काम शुरू किया। अली इलियास पहले पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी के खिलाड़ी थे और बाद में जब रिवाइव हुई ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स तो ये एसएसजीसी में चले गए। लेकिन एक पैशन है, जो पैशन लेके जो है ना जो एक साइकिलिस्ट है वो चलता है, तो उसका टारगेट भी था और हम भी उसके साथ खड़े थे कि ताकि वो टारगेट अचीव करे। जब हम आ रहे थे पाकिस्तान से तो ये टारगेट था कि हम जो है ना पहली 3 पोजीशनें में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से और पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से वो अली इलियास ने पहले इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में गोल्ड कर लिया। जब गोल्ड कर लिया तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान साइकिलिंग तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एशिया में कोई मेडल आया है। इससे पहले ओलंपिक में थे और उसके एशियन गेम्स में थे, तो हमारे जो ये इसके बाद कोई मेडल ऐसा नहीं आया जो एशिया में आए। हमने साउथ एशियन और में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, लेकिन एशिया की सतह पे ये पहले मेडल था। दूसरे दिन फिर ये जो जी रोड रेस थी, जब रोड रेस थी तो ये अली इलियास को हमने तैयार किया था और ज़हनी तौर पे वो भी तैयार था। तो मुझे कहता है कि यह मुकाबला तो थोड़ा सख्त है, देखते हैं कि पहली 3 पोजीशनों में कहाँ हम फिट होंगे। तो इसको मैंने कहा कि जो गुज़श्ता दिन जो बेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने तुम्हारे साथ compete किया इंडिविजुअल टाइम ट्रायल, उनकी स्पीड से तुम्हारी स्पीड में फर्क है, लेकिन कोशिश करना कि अपना स्टेमिना सेव करना और लास्ट 20 किलोमीटर्स में तुम जो है ना ये जो अपनी परफॉर्मेंस है ये पेश करना। तो ऐसे ही हुआ कि वो ग्रुप से ब्रेक कर रहा है और उसने लीड भी करता रहा है काफी, और उसके बाद जो है ना फिनिश पे जब ये पहुंचा तो ये ओवरऑल फर्स्ट था। तो ये एक दूसरा गोल्ड भी इसने पाकिस्तान के लिए एक तारीख रकम की है और ये इसी चीज को आगे लेके चलेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मिनिस्टर जो आईपीसी है उनको, सेक्रेटरी आईपीसी, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुकाबलों की वो दी जाए, दावत दी जाए और हमें भेजा जाए। हमें एक फॉरेन कोच चाहिए ताकि इन बच्चों को हम ट्रेन करें। इसके साथ जूनियर्स बच्चे भी आए हुए हैं, अंडर 23 में आए हुए हैं, वो सीख रहे हैं। तो अली इलियास चूंकि पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जा चुका है, एशियन में भी जा चुका है, तो इसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहा है और इन्हें उसी को टारगेट करके इसने गोल्ड मेडल 2 हासिल किए हमारे लिए।
ये बहुत फ़ख्र की बात है माशाल्लाह से हमारे लिए। और अली लियास से आई एम श्योर कि अगर हम लोग हंट करें, टैलेंट हमारे पास बहुत मौजूद है, और अगर फिर इनको फैसिलिटीज़ भी दी जाए हुकूमत की जानिब से, तो बहुत सारे इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नौजवान बना सकते हैं। और एक और मसला भी है अजहर साहब कि अब हमारे यहाँ अगर आज के दौर की बात की जाए, गाड़ियाँ वगैरह हैं, पेट्रोल एक तो वैसे बड़ा महंगा है, और उसके अलावा अगर हेल्थ वाइज भी देखा जाए हमारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो साइकिलिंग तो आई थिंक वो चीज़ है जो हर इंसान को जिसमें आगे होना चाहिए। सो इसके लिए कोई इकदाम वगैरह आप अगर रेकमेंड करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिलिंग जो है फरोग शुरू हुआ है ये कोविड में हुआ है, जब तमाम जिम्स, ग्राउंड्स और जो थिएटर वगैरह चीज़ें सारी फैसिलिटेशन जो जिसमें लोग जाके सिर्फ टाइम पास करते थे वो ख़त्म हो गया, तो लोगों ने अपनी फिटनेस के लिए बाइक खरीदी। इवन कि पाकिस्तान के तमाम स्टोर से बाइक जो पुरानी भी थी वो भी बिक चुकी थी, लोगों ने साइकिलिंग करना शुरू कर दी। अभी ये है कि राइड भी होती हैं, स्पोर्ट फॉर ऑल भी होता है, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से जो है ना वो लोग जो साइकिलिंग सिर्फ करते हैं फिटनेस के लिए वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये एक अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से ये कि बच्चे, ख्वातीन सारी इस तरफ माइल हो रही हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि अगर साइकिलिंग है बड़ी महंगी गेम, नजर तो आती है कि एक आम साइकिल चल रही है, लेकिन उसकी अगर कीमत पूछे तो 30 से 40-50 लाख रुपए तक पहुंच गई आजकल उसकी। और इसका ये है कि कोच बेस्ट होना चाहिए आपके पास, ताकि वो आपको टाइमली हर चीज इन्फॉर्म करते जाए। इसके साथ इसकी जो है ना फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है साइकिलिंग के लिए, कि जी बच्चा क्या खाएगा, कितने टाइम से पहले खाएगा, कैसे फिटनेस होगी, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है ये ट्रेनिंग्स में। तो अली लियास एक पर्सनली इसको लेता रहा और उसने फॉलो करता रहा। इवन कि उसने जो है ना यूरोप से कोचों से भी मदद ली है और वो बेस्ट आया इस चीज में। तो हमारी कौम को चाहिए कि साइकिलिंग जो है ना कुछ न करे, हर इतवार को सैटरडे के दिन साइकिल निकाल के कुछ न घूमे ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि आप 100 किलोमीटर जाएं, आप 4 से 5 किलोमीटर की आदत बना लेंगे जी हम बच्चों के साथ, छोटे बच्चे, अजहर साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करी, हमारा टाइम खत्म है, हमें क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सबकी सोच। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।